हाय। आज का जो सेशन होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट सेशन मैं इसको कहूंगा। लगभग 15 से 16 क्वेश्चन इसी एक सेशन से आएंगे। अगर आप ये नेक्स्ट 1.5 घंटा अगर अच्छे से अटेंटिवली फोकस के साथ करोगे तो 15 से 16 क्वेश्चन आपके सारे सही आ सकते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हमने पार्ट 1 में सारी थियरीज देखी थी। अभी हम कोल्ड वॉर से लेके इंडो चाइना तक मतलब ये सारा कंप्लीट करेंगे। कोल्ड वॉर, यूएनओ, सार्क, नाम, ईयू, एशियान, इंडिया पाक रिलेशन, इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन। अगर क्वेश्चंस भी देखोगे तो लगभग कोल्ड वॉर पे 5 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 4 क्वेश्चन आए थे। सार्क के ऊपर 3 क्वेश्चन आए थे। ईयू के और एसएन के ऊपर एक एक आया था। इंडो पाक रिलेशन के ऊपर एक आया था। लेकिन 2024 में इंडो पाक रिलेशन पे 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इंडिया यूएस रिलेशन के ऊपर लास्ट ईयर नहीं आया था, लेकिन एक 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 आता रहा है। इंडो चाइना रिलेशन के ऊपर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। तो अगर ये पैटर्न यही कंटिन्यू रहता है तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन इसी एक सेशन में से आएंगे। और ये 1.5 घंटा अगर आप अच्छे से करोगे मेरे साथ, आपके 15-16 क्वेश्चन सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है लेक्चर 3 का तो प्लीज वो भी देखिए। यहाँ पे हमने रियलिज्म, लिबरलिज्म, ये दो थ्योरीज बहुत अच्छे से किए, इन डेप्थ किए हैं। सारे बुक, सारे कंसेप्ट, सारे थिंकर्स। साथ ही साथ आइडियलिज्म हो, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी हो, डिपेंडेंसी स्कूल हो, मार्क्सिस्ट अप्रोच हो, क्रिटिकल अप्रोचेस हो, फेमिनिस्ट अप्रोचेस टू आयर हो, इंग्लिश सोसाइटी का जो मतलब वर्ल्ड सोसाइटी का जो थ्योरी है ये भी हो। हमने सारी फंक्शनलिज्म, न्यू फंक्शनलिज्म सब कुछ किया है। ठीक है, तो ये प्लीज इसका पार्ट ए भी देखना है। कंप्लीट आईआर इस चैनल पे पड़ा हुआ है। और आज हम पूरा आपका आईआर का सिलेबस इसी एक लेक्चर में कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखना है, इसको मिस नहीं करना, ये रिस्क मत लेना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द होल कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। ठीक है, आपके सिलेबस में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको मैं कहूंगा। अगर 2025 में 5 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, यार पूरा इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे 4 से 6 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं और अकेला एक कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स 5 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। 2024 में 3 क्वेश्चन आए थे, 23 में 2, 2022 में अगेन 4 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 2 आए थे। और अगर मैं क्वेश्चंस को अच्छे से देखूं, या तो किसी पर्टिकुलर की इवेंट पे पूछ रहे हैं या तो पूरा क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के आए हुए सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, यूजीसी नेट के भी और सीयूटी पीजी के भी। आपको बस एंड तक बने रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में से। सो कोल्ड वॉर है क्या? कोल्ड वॉर, ठीक है, तो ये इसको देखने के लिए पहले देखो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। तो बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हुआ है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक कर रही है, ह्यूमन लाइफ का लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन एट द एंड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोलैप्स हो रहा है, डिवास्टेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोल्ड वॉर, तो कोल्ड मतलब सीधा अटैक नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन एक हॉस्टाइल कंडीशंस थे। सो एक स्टेट ऑफ जियोपॉलिटिकल हॉस्टिलिटी, मतलब किसके बीच में जियोपॉलिटिकल हॉस्टिलिटी थी? एक था वेस्टर्न ब्लॉक और दूसरा था ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक यूएसए लीड कर रहा था, ईस्टर्न ब्लॉक जो है उसको यूएसएसआर लीड कर रहा था। ये था कैपिटलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाले, और यूएसएसआर जो था वो कम्युनिज्म, स्टेट सोशलिज्म को प्रमोट करने वाला। ठीक है, ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो इन दोनों के बीच में एक एक मतलब एक सॉर्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉरफेयर भी हुआ है। ऐसे मतलब दो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ, लेकिन इनके प्रॉक्सीज अलग अलग नेशन में, जैसे वियतनाम का वॉर हो, कोरिया का वॉर हो, सुएज का क्राइसिस हो, तो प्रॉक्सी के थ्रू अलग अलग छोटे छोटे वॉर्स हुए हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट फुल स्केल मिलिट्री फाइट इन दोनों के बीच में नहीं हुई थी, इसलिए उसको बोला जाता है कोल्ड वॉर। ठीक है, सो कोल्ड वॉर जो जो टर्म था वो बर्नार्ड बरूच ने एक्चुअली इसको कॉइन किया है। मतलब ऐसे ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में, लेकिन जॉर्ज ऑरवेल वाज द फर्स्ट वन टू यूज दिस। ठीक है, टू डिस्क्राइब अ न्यूक्लियर स्टेलमेट का जो कंडीशन है 1945 में ही उन्होंने डिस्क्राइब किया था। लेकिन बरूच इज अ क्रेडिटेड विद द यूजिंग इट इन यूएस एंड पॉपुलराइजिंग इट। ठीक है, लेटर वॉल्टर लिपमैन जो यूएस के जर्नलिस्ट है, उन्होंने उसको और ज्यादा पॉपुलराइज किया, तो ये कोल्ड वॉर एक मतलब सॉर्ट ऑफ एकेडमी में यूज होने लगा, ये वर्ड बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, सो इसका रफली जो टाइम पीरियड है 1945 से 1991, ये इसका रफली टाइम पीरियड अगर हम उसको बोलेंगे इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि वर्ल्ड मतलब कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, ये इसलिए ये सब ऐड कर रहा हूं मैं। तो इसका जो मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट ये भी माना जाता है कि जो आयरन कर्टन स्पीच था विस्टन चर्चिल का, विस्टन चर्चिल कौन थे? यूके के प्राइम मिनिस्टर थे तब। ठीक है, जो इनका जो ये स्पीच था ना, फुलटन स्पीच कहा जाता है इसको, 1946 में दिया गया था। तो उन्होंने मतलब ऐसे बोला कि जो यूएसएसआर की रिजीम थी तब, स्टालिन लीड कर रहा था, ये एक आयरन कर्टन है, इसके पीछे क्या हो रहा है नहीं पता। ठीक है, सो एक आइडियोलॉजिकल फिजिकल बाउंड्री बिटवीन डिवाइडिंग दैट यूरोप एंड टू सेपरेटिंग एरियाज के बीच में एक आयरन कर्टन जैसा है, और मतलब इसको हटाने की जरूरत है या इसको मतलब कंटेन करने की जरूरत है। तो इस तरीके का ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है।
मैं बीच बीच में नोट्स को भी देखता रहूंगा ताकि और कुछ छूटे ना, ठीक है। तो ये आयरन कर्टेन का जो स्पीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1946 में डिलीवर किया था मिसोरी में चर्चिल ने, ठीक है। सो आइडियोलॉजिकल बैरियर, एक सॉर्ट ऑफ पूरे यूरोप को छा जाएगा, उसको मतलब कंटेन करना पड़ेगा, इनको अभी रोकना पड़ेगा, इस तरीके की स्पीच उन्होंने यूज की थी यहाँ पे। ये है चर्चिल, ठीक है। और इमीडिएट वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये सब चालू हो गया है। सो अभी एक एक इवेंट को अच्छे से देखेंगे कि पहले ही तो यूनाइटेड नेशन क्रिएट हुआ 1945 को, ठीक है। अभी रिसेंटली 80 इयर्स कंप्लीट किया है। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में हम पूरा डिटेल में यूएन देखेंगे ही वाले हैं। इसमें भी लगभग 3-4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। सो इसको अच्छे से देखेंगे हम बाद में। उसके बाद एक एटॉमिक बॉम्बिंग्स हुई, यूएसए ने जो हिरोशिमा नागासाकी इन दोनों जापानीज सिटीज पे अटैक किया। ज्यादा डेप में नहीं जाते, आपको बस इवेंट्स ईयर पूछते हैं, उनकी क्रोनोलॉजी देखनी है, ठीक है। जहां पे डेप में जा सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जैसे ही वो इवेंट आएगा। उसके बाद न्यूरेमबर्ग टोक्यो ट्रायल्स, मतलब जो भी वर्ल्ड वॉर टू के क्रिमिनल्स थे उनके अगेंस्ट जो ट्रायल्स चली, ठीक है, ये यहाँ पे आता है। इसके बाद 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आई, ठीक है। सो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या थी? ट्रूमैन यूएस के तब प्रेसिडेंट थे। तो ये एक ऐसी पॉलिसी थी कि मतलब मिलिट्री या इकोनॉमिक एड देना है, ठीक है। सो ग्रीस, तुर्की, इन सब कंट्रीज को एड दिया गया ताकि अगर यूएसए एड नहीं देता तो यूएसएसआर देता, तो फिर यूएसए के कंट्रोल में या उनके इन्फ्लुएंस में ये कंट्रीज चली जाती। तो ये इनको एक्चुअली रोकना था, ठीक है। सो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग टू कम्युनिज्म, इट मार्क द फॉर्मल स्टार्ट ऑफ यूएस पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट। तो भाई कम्युनिज्म का कंटेनमेंट करना है, यूएसएसआर का कंटेनमेंट करना है, ये सॉर्ट ऑफ 1947 में चालू हुआ। उसके बाद आता है मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान है क्या कि अब वर्ल्ड वॉर टू हुआ है, तो वो एक्चुअली हुआ कहा था यूरोप के लैंड पे। तो यूरोप के लैंड पे जब सब फाइटिंग हुई है, सब मतलब मिलिट्रीज ये सब हुआ है, बॉम्बिंग्स हुआ है, तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया था, ब्रिजेस, रोड्स, बिल्डिंग्स सब डैमेज हो गया था। तो इसको फिर से खड़ा करने की जरूरत थी, ठीक है। सो अब इन दोनों के बीच में फाइट चल रही है कि यूएसएसआर ज्यादा हेल्प करेगा या यूएसए ज्यादा हेल्प करेगा। तो जितना ज्यादा जो हेल्प करेगा, जिस कंट्री को हेल्प करेगा, उस कंट्री उस साइड चली जाएगी। तो इस तरीके से यूएस ने एक्चुअली प्रोग्राम स्टार्ट किया था, बिलियंस इन एड टू रिबिल्ड वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज, ये सब पूरा। एंड इसका मेन पर्पज ये था कि भाई अगर यूएसए हेल्प नहीं करेगा तो यूएसएसआर करेगा, टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। ये इसका मेन पर्पज। तो मार्शल प्लान क्या है? तो एक एड किया है ये सब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद बर्लिन ब्लॉकेड, तो ये 1948 में हुआ है। तो बर्लिन ब्लॉकेड क्या था कि अब ये एड देते जा रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज में इन्फ्लुएंस करते जा रहे हैं। तो यूएसएसआर ने क्या कर दिया, पूरा बर्लिन को ब्लॉक कर दिया कि भाई इस तरफ नहीं आना है अब, ठीक है। तो ये होने के बाद भी फिर उन्होंने एरोप्लेन से हेल्प पहुंचाई बर्लिन में। तो ये पूरा ठीक है। तो यूएसएसआर ब्लॉक्ड वेस्टर्न एक्सेस टू बर्लिन एंड द वेस्ट रिस्पॉन्डेड विद द बर्लिन एयरलिफ्ट। ये इंसिडेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो अब इसमें कुछ और मैं देख रहा हूँ मेरे नोट में कुछ बचा तो नहीं है। सो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो 1947 की थी, वहां पे फ्री पीपल्स, यूएस प्लेज टू सपोर्ट द फ्री पीपल्स एंड रेजिस्टिंग सब्जुगेशन। इट बिगैन विथ लगभग $400 million टू एड और टू ग्रीस एंड टर्की, ठीक है। हेनरी एस ट्रूमैन ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पे बन जाते हैं। और जो मार्शल प्लान था 1948 का, ये मैसिव इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम था टू रिबिल्ड वेस्टर्न यूरोप। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जॉर्ज सी मार्शल, तब के जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। उसके बाद एक जेडनो डॉक्ट्रिन भी आती है 1947 में। यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखी है, इसलिए इसलिए मैं बार बार नोट्स को भी देख रहा हूँ ताकि कुछ छूटे ना। सो इट वाज लाइक अ सोवियत रिस्पॉन्स टू ट्रूमैन स्टार्टिंग द वर्ल्ड वाज स्प्लिट इनटू इंपीरियलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स एक्सेट्रा। तो सोवियट्स का रिस्पॉन्स था ये, ठीक है। सो एंड्रेजी जिडनॉ ये जो थे वो सोवियत कल्चरल आइडियोलॉग थे। तो ये जिडनॉ डॉक्ट्रिन आएगी 1947 में, ठीक है, यहाँ पे जिडनॉ डॉक्ट्रिन। सो उसके बाद बर्लिन एयरलिफ्ट हमने देखा अच्छे से। स्टालिन ब्लॉक्ड ऑल लैंड रूट्स टू वेस्ट बर्लिन, सो अलाइज रिस्पॉन्डेड बाय फ्लाइंग इन सप्लाईज फॉर नियरली अ ईयर, ठीक है। तो स्टालिन, गेल हेलोरेन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है यहाँ पे। सो आगे देखते हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं, ठीक है। सो 1949 में नाटो फॉर्म किया गया। सो नाटो एक यूएसए लेड एक मिलिट्री अलायंस सॉर्ट ऑफ था।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अप्रैल 1949 में एक मिलिट्री अलायंस थी, यूएसए कनाडा वेस्टर्न यूरोपियन जो भी ठीक है कुछ कुछ कंट्रीज थी इनकी, जो भी सोवियत थ्रेट था उसको कंटेन करने के लिए। आपके लिए होमवर्क है, नाटो को पूरा अच्छे से विकिपीडिया पेज खोलो या ब्रिटानिका से देखो, तो वहाँ पे नाटो के बारे में थोड़ा बहुत सर्च करना है। ठीक है, लेटेस्ट कंट्री कौन से ज्वाइन की है, अभी कितने मेंबर्स है। ठीक है, ये सब कुछ कुछ फैक्ट्स नाटो के देखने हैं यहाँ पे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, 1949 में सोवियत एटॉमिक बॉम्ब, यूएसए ने ऑलरेडी जापान में हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब्स डाले हुए थे, तो उनके पास एटॉमिक बॉम्ब थे। तो फिर सोवियत रशिया ने भी अपना टेस्टिंग कर दिया है 1949 में। ठीक है, सो यूएस की जो मोनोपोली थी ना, कि मोनोपोली जो थी न्यूक्लियर वेपन्स पे, वो एंड हो गई, क्योंकि अब यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आ गए। फिर आता है, ये नाटो इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, फिर चाइनीज रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1949 में लेड बाय माओ जेडोंग। ठीक है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट है कोरियन वॉर, ये 30th पैरेलल लाइन के अराउंड जो हुआ है ये। ठीक है, ये 30th पैरेलल लाइन जो यहाँ से आती है। सो एक सॉर्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉर था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे यूएसएसआर चाइना इनका थोड़ा बहुत डोमिनेंस इन्फ्लुएंस था, और साउथ कोरिया जो था वहाँ पे यूएसए से लेड रिजिम थी, तो उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस डोमिनेंस था। तो एक्चुअली हुआ वॉर है, और इन सब कंट्रीज की मिलिट्रीज वहाँ पे इन्वॉल्व थी। ठीक है, सो जो साउथ कोरिया था इट वाज बैक्ड बाय यूएसए यूएन, एंड जो ऊपर का जो नॉर्थ कोरिया है वो यूएसएसआर चाइना बैक्ड था। तो ये पूरा प्रॉक्सी वॉर चला है, लगभग 3 साल तक चला। इंडिया का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने जो निगोशिएशंस में इंडिया ने बहुत बड़ा रोल निभाया है यहाँ पे। ठीक है, सो 1950 से 53। हाँ, अब देखते हैं 1955 में। अब नाटो तो हो गया है, ठीक है, वो सब कंट्रीज एक साथ आ गई, तो फिर यूएसएसआर भी करेगा भाई, हम भी तो करेंगे। तो वार्सा पैक्ट लेके आए हो। ठीक है, कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी थी साइंड बाय द सोवियत यूनियन एंड द 7 ईस्टर्न ब्लॉक सैटेलाइट जो भी स्टेट्स थे, टू काउंटर द नाटो। ठीक है, उसके बाद आता है वियतनाम वॉर। ये भी सेम प्रॉक्सी वॉर था। साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियत में चाइनीज फोर्सेस का इन्फ्लुएंस था, यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस था। साउथ वियतनाम में यूएसए के फोर्सेस का इन्फ्लुएंस था, और यहाँ पे यूएसए की हार हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलर प्रेशर भी बिल्डअप हो गया था यूएस में, कि भाई ये क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, वहाँ पे सब ध्यान जा रहा है आपका, वगैरह वगैरह। एक लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट चला, यूएसए ट्राइड टू स्टॉप अ कम्युनिस्ट टेक ओवर ऑफ साउथ वियतनाम, एंडेड विथ यूएसए विड्रॉवल एंड यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम अंडर कम्युनिज्म। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एक इंसिडेंट है 1955-75 के बीच में। फिर आता है 1956 का सुएज क्राइसिस। अब ये सुएज जो कैनाल है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो ये है इजिप्ट के अंडर, लेकिन इसके ऊपर तब कंट्रोल था यूके का, क्योंकि यूके ये सब कॉलोनियल एरियाज थे। और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो आसवान डैम ने नाइल रिवर के ऊपर, उसको हम फंड करेंगे अच्छे से, लेकिन वो करने से मना कर दिया एट द एंड। तो फिर इजिप्ट के पास क्या ऑप्शन बचा, कहाँ से पैसा रेज करेंगे, तो वो बोलेंगे कि भाई हम नेशनलाइज कर देंगे पूरा इजिप्ट के जो भी सुएज कैनाल है उसको। तो उसको अपोज किया यूके, तब मतलब फ्रांस या ये सब, और इसराइल भी था वहाँ पे। तो इन तीनों ने प्रॉक्सी अपना वगैरह यूज करके वहाँ पे अपोज किया, और बाद में फिर इंडिया ने भी स्टैंड लिया कि नहीं, ये एक सॉवरेन राइट है इजिप्ट का, वो चाहे जो करे। तो इस तरीके से एक लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट ये रहा है। ठीक है, सो इजिप्शियन प्रेसिडेंट जो थे गमाल अब्दुल नासिर, ये इनका नाम में नेहरू जी के साथ थे, टू नेशनलाइज द सुएज क्राइसिस, सुएज कैनाल। ठीक है, so it directly challenged the British and French interest that had controlled the vital waterway since its completion in 1969. India strongly condemned the Anglo-French Israeli invasion of Egypt, supporting the Nasser. ठीक है, इसके बाद आता है हंगेरियन रिवॉल्यूशन 1956 में। तो हंगरी जो थी वहाँ पे यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस वाली एक रिजिम थी। ठीक है, और इसके अगेंस्ट वहाँ पे प्रोटेस्ट हो गए, और वो बहुत ही ब्रूटली यूएसएसआर ने अपने फोर्सेस भेज के उसको मतलब सप्रेस कर दिया। तो ये पूरा एक इंसिडेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सो ये वियतनाम है। ठीक है, ये पूरा साउथ वियतनाम और ये नॉर्थ वियतनाम। ठीक है, बाद में पूरा कंट्रोल यहाँ पे ये सब वॉर चला है। और ये हंगेरियन रिवॉल्यूशन के कुछ कुछ, ये स्टालिन के स्टैचू के साथ क्या किया जा रहा है देखिए आप। तो ये पूरा यहाँ पे पूरा सप्रेस कर दिया इसको, लेकिन ये पूरा मूवमेंट चला है। सो अब बर्लिन वॉल को बिल्ड किया गया 1961 में। ठीक है, सो इस जर्मनी टू स्टॉप मास एक्सोडस ऑफ सिटीजन्स टू द वेस्ट, जो सिटीजन्स वेस्ट की तरफ जा रहे थे उनको रोकने के लिए। सो इट वाज बिकम अ फिजिकल सिंबल ऑफ अ कोल्ड वॉर। ठीक है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक यहाँ पे एक U2 इंसिडेंट भी आता है शायद यहाँ पे। लेट मी सी इट। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, 1960 में एक U2 इंसिडेंट हुआ है। ठीक है,
1960। ठीक है। सो ये U2 इंसिडेंट क्या था कि यूएस वाज सीक्रेटली फ्लाइंग हाई एल्टीट्यूड स्पाई प्लेन्स ओवर सोवियत टेरिटरी। वो स्पाई कर रहा था, स्पाइंग कर रहा था वहां पे। ठीक है, और फिर वो दिख गया तो यूएसएसआर ने शॉट डाउन कर दिया जो U2 प्लेन था, और उसके पायलट को अलाइव कैप्चर कर दिया। सो ये बिल्कुल पीस समिट होने वाली थी दोनों के बीच में, इसके पहले ही ये इंसिडेंट हो गया। सो इट हाइपन्ड, मतलब पूरा स्ट्रेस को बढ़ा दिया फिर से इस इंसिडेंट के कारण। और द पायलट हु फेल्ड टू यूज हिज सुसाइड पिल एंड वाज पुट ऑन ट्रायल इन मॉस्को। सो तब ड्वाइट आइजनहावर यूएस के प्रेसिडेंट थे। सो ये सारा पूरा इंसिडेंट यहाँ पे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है, ये छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबा है कहाँ, ये भी मैं बाद में आपको दिखाऊंगा इसके बाद के इमेज में। बिल्कुल यूएसए के छोटे से साइड में एक है, और वो थी कम्युनिस्ट कंट्री। और यूएस से लगा पड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में भाई कम्युनिज्म को कंटेन करना है, उनका इन्फ्लुएंस रोकना है। लेकिन यूएसए के बगल वाले एक कंट्री में एक कम्युनिस्ट रिजीम, कम्युनिस्ट कंट्री बन जाती है वो क्यूबा। तो यूएसए के लिए बहुत बड़ा थ्रेट और उनकी नाचक्की भी थी। ठीक है। तो ये, और वहां पे क्या किया था यूएसएसआर ने, अपने मतलब रशिया ने अपने मिसाइल्स वहां पे रखे हुए थे ताकि कभी अटैक करने की बारी आए तो वहीं से इजी हो जाएगा। तो ये पूरा वो सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेस वाला बन गया था, एक पीक पे था कोल्ड वॉर, इस इंसिडेंट को बोला जा सकता है। सो ऑलरेडी न्यूक्लियर जो भी था, यूएसएसआर डिप्लॉयड मिसाइल्स इन क्यूबा एंड यूएस इम्पोज्ड नोवेल, मतलब ब्लॉक कर दिया था क्यूबा को सारे साइड से। ठीक है, वो बाद में इसको डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व कर दिया आफ्टर 13 days। उसके बाद आता है कुछ इम्पोर्टेंट छूटे ना। ठीक है। तो तब जॉन एफ कैनेडी यूएसए के उन्होंने निगोशिएट किया था। फिडेल कैस्ट्रो थे क्यूबा में, और रॉबर्ट कैनेडी भी थे तब प्रेसिडेंट के, जब जॉन एफ कैनेडी के ब्रदर। तो इन सब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया था। ठीक है। सो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैड, ये एक न्यूक्लियर टर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्लोरिडा से जस्ट 90 माइल्स दूर है क्यूबा। ठीक है। सो इसके बाद ऑयल क्राइसिस, ओपेक प्रोक्लेम्ड एंड ऑयल एम्बार्गो, ऑयल की प्राइसेस बढ़ाने के लिए ये सब हुआ। फिर इसका शौक हमें भी लगा है इंडिया में, जो हमारी नेशनल इमरजेंसी के पीछे कुछ कुछ रीजंस में एक ऑयल क्राइसिस का भी रीजन है। क्योंकि ऑयल क्राइसिस हुआ, ऑयल की प्राइसेस बढ़ गए, हम तो पूरा ऑयल इंपोर्ट करते थे, तो फिर ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाते तो सब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती है, तो फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, तो फिर लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है तो बहुत ज्यादा। तो इस सब चक्कर में तो ये इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट है। उसके बाद यहाँ पे वियतनाम वॉर तो हमने अच्छे से डिस्कस किया ही है अच्छे से। वियतनाम वॉर के रिगार्डिंग डोमिनो थ्योरी भी एक इंपॉर्टेंट होती है। द फियर दैट इफ वन नेशन फेल टू कम्युनिज्म अदर्स वुड फॉलो, तो ये है डोमिनो थ्योरी। ठीक है, इस तरीके से इसलिए यूएसए वहां पे इंटरफेयर कर रहा था। सो वियतनाम वॉर की कुछ अगर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में कहूँ तो हो ची मिन जो नॉर्थ वियतनाम को लीड कर रहे थे, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर थे। देन लिंडन जॉनसन, वो थे कि एस्केलेटेड द वॉर आफ्टर द गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट, तो ये यूएसए से थे। और रिचर्ड निक्सन तब यूएस को लीड कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद 1972 में एक सॉल्ट वन ट्रीटी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। So both sides realized that they had enough nuclear weapons to destroy the world many times over. So strategic arms limitation treaty talks, ठीक है, it was first time of a superpowers agreed to limit the number of nuclear missiles they held. तो तो की पर्सनैलिटीज देखे हो तो लियोनॉइड ब्रिजनो यूएसएसआर से, और हेनरी किसिंजर जो थे वो यूएसए से थे। और इसी पीरियड से स्टार्ट में डिटेन का पीरियड स्टार्ट हुआ। डिटेन मतलब एक सॉर्ट ऑफ ईजिंग ऑफ टेंशंस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, ईजिंग ऑफ टेंशंस। ठीक है। सो टू हेल्प द स्ट्रगलिंग सोवियत इकोनॉमी, मतलब ठीक है यूएसए का तो भी एक ट्रेड वगैरह कॉमर्स था, लेकिन यूएसएसआर जो रशिया था वो तो पूरा पूरा मिलिट्री और इसके ऊपर ही था। ठीक है, तो उनके पास ज्यादा कुछ ट्रेड कॉमर्स था नहीं, तो ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये पीरियड हेल्प किया उनको कि मतलब थोड़ा बहुत भाई फोकस और बाकी की चीजों पे भी दे दे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पीरियड है। देन आता है रिफॉर्म्स इन चाइना, ओपन डोर पॉलिसी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था सीयूटीपीजी में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप अंडर डेंग जियोपिंग। ठीक है। उसके बाद 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन, इस्लामिक रिवॉल्यूशन, ओवरथ्रोस द यूएस बैक्ड जो शाह था वहाँ पे जो रिजिम थी, उसको ओवरथ्रो कर दिया। ये अभी भी आप टेंशन देख सकते हो ना, ईरान में जो सब चल रहा है वो वहां से चल रहा है, 1979 से सब चल रहा है। ठीक है, जो अभी जो रिजीम है ये इस रिवॉल्यूशन के बाद आई हुई रिजीम है। ठीक है। देन 1980 में अफगान इन्वेजन, जो यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया, उसके बाद फिर से इश्यूज चालू हो गए।
सारे, ठीक है। तो सोवियत यूनियन इन्वेड्स अफगानिस्तान टू सपोर्ट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देयर, यूएस फंड्स द मुजाहिदीन रेजिस्टेंस। जो मतलब यूएस, यही से टेररिज्म का एक सॉर्ट ऑफ स्टार्टिंग बोला जाता है, क्योंकि यूएसए ने क्या किया, इन मुजाहिदीन को फंड किया, उनको ट्रेन किया, और ये सब पाकिस्तान के सॉइल पे किया। और बाद में जब इन्वेजन खत्म होगा अफगानिस्तान, तो इनके पास क्या काम बचा था? कुछ काम नहीं बचा था, तो इनको ही यूज किया है इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे जब, अगर आप देखोगे टेररिज्म कब स्टार्ट हुआ है कश्मीर में, तो यही 1980s के एंड में, 1990s में स्टार्ट हुआ है। तो यही जब इन्वेजन खत्म हुआ, तो इनके पास भाई क्या काम बचा था? कुछ काम नहीं बचा था, तो इनको यूज किया पाकिस्तान ने हमारे अगेंस्ट। तो ये सब कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो ये है, देखो ये है फ्लोरिडा से हार्डली कितना दूर है यार ये, मतलब यहाँ पे एक क्यूबा, और ये है एक कम्युनिस्ट कंट्री अभी भी, ठीक है। यहाँ का शुगर केन फेमस है, टोबैको फेमस है। तो ये सब जमैका वगैरह, हैती वगैरह, ये जमैका आपको पता होगा, बोल्ट, ठीक है। तो ये क्यूबा यहाँ पे है, और यहाँ पे मिसाइल्स डागे होते हैं, इनका रेंज लगभग इतना था, ठीक है। तो ये सब बहुत ही मुश्किल कर गया था यूएस को, तो यूएस ने पूरा इसको ब्लॉक कर दिया था सारा, और इस अंदर कुछ बाहर कुछ जाने नहीं दे रहे थे, कोई भी शिप वगैरह ये सब। तो ये सब इंसिडेंट हो गया था यहाँ पे, ठीक है। 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सो अब देखते हैं आगे। अफगान इन्वेजन हमने देखा ही है अच्छे से। देन ईरान इराक वॉर 1988 के बीच में चला है ये, ठीक है। तो ये पूरा शिया सुन्नी, मतलब विद इन इस्लाम आल्सो देयर आर शिया एंड सुन्नीस, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज में देखना होता है कि सऊदी अरेबिया में कौन है, इसराइल में कौन सी कम्युनिटी है। अ, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में ज़्यादा क्लोजर रिलेशन दिखते हैं ना, तो एक ही कम्युनिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा चलता रहता है। सो एक प्रोट्रैक्टेड वॉर हुआ बिटवीन इराक ईरान यहाँ पे। फिर 1985 में गोरबाचोव इरा हो गया, गोरबाचोव आ गया लीड पे। तो वहाँ से थोड़ा बहुत ईजिंग होता है कोल्ड वॉर का, ठीक है। सो उसने ग्लासनोस्ट, मतलब ओपननेस, ये टर्म्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और पेरेस्ट्रोइका, मतलब रिस्ट्रक्चरिंग करना इकोनॉमी को, ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 1987 में आईएनएफ ट्रीटी साइन हुई, ठीक है। सो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी इसको बोला जाता है, बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर टू एलिमिनेट सर्टेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स, ठीक है। ये आया था अलग अलग एग्जाम में। और देन 1989 में फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, ठीक है। ये इससे थोड़ा बहुत कोल्ड वॉर सॉर्ट ऑफ एंड हो गया, ऐसे माना जाता है। अ, उसके बाद माल्टा समिट हुई, यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और सोवियत लीडर गोरबाचोव, एंड दे डिक्लेयर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो ये एक इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है 1989 में। देन सीएससी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, फॉर्मली एंड्स द कोल्ड वॉर, ठीक है। एंड बाद में फिर यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो पूरा जो अभी जो यूक्रेन वगैरह ये सब क्यों चल रहा है इशू, यूक्रेन तब यूएसएसआर का पार्ट था, ये सब जो हम देखते हैं ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब कंट्रीज, तो ये सब यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस वाले, ये सब यूएसएसआर बहुत बड़ा था तब, ठीक है। तो ये सब बाद में सब साइड हो गई सारी कंट्रीज अलग अलग। तो एक बार चेक करना, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत वेरीफाई करूंगा, कंट्रीज के नाम थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं मेरे से। सो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। एक तो कंटेनमेंट पॉलिसी, क्या कंटेन करना है, कम्युनिज्म के स्प्रेड को कंटेन करना है, ठीक है। जॉर्ज कैनन ने ये टर्म कॉइन किया था। देन ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, जो टर्की और ग्रीस में हेल्प पहुंचाई, ठीक है। मतलब ताकि वो कंट्रीज उनके इन्फ्लुएंस में ना जाए। मार्शल प्लान भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा वेस्टर्न यूरोप को फिर से रिबिल्ड करना है, ठीक है। एड वगैरह देनी है। मुंड्रो डॉक्ट्रिन, ये अभी भी बहुत ज्यादा चर्चा में है। मुंड्रो डॉक्ट्रिन मतलब जब यूएसए कुछ भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में कुछ करता है ना, तो ये वेनेजुएला वगैरह, ये सब इक्वेडोर, ब्राजील, ये सब कंट्रीज जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, तो ये उसको बोला जाता है मुनरो डॉक्ट्रिन। मुनरो के थे यूएसए के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने ये कॉइन किया था कि ये जो एरिया ना, एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे, तब क्या था, तब कॉलोनीज थी ये सारी, किसकी, स्पेन, पुर्तगाल या फ्रांस। अभी भी फ्रेंच की कुछ एक कॉलोनी है वहाँ पे लैटिन अमेरिका पे, ठीक है। तो उसको फ्रेंच गयाना या कुछ बोलते हैं। तो यूके, इन सब की कॉलोनीज थी। तो वो यूएसए ने ऐसे बोला कि अब आपको यहाँ पे नहीं आना, ये हमारा एरिया है, इस सॉर्ट ऑफ, मतलब फ्रीडम के नाम पे वो बोला कि अब ये कंट्री जैसी फ्री हो गई एक बार, अब फिर से इनको कॉलोनाइज नहीं करना है, ये सब वगैरह। तो ये एक्चुअली कहने के लिए था, लेकिन भाई अब हम देखेंगे, ये हमारा एरिया है, इस तरीके से, ये हमारा इलाका है, यहाँ पे मत आओ। तो ये इस तरीके से मोन्रो डॉक्ट्रिन है, ठीक है। टू लिमिट द यूरोपियन कोलोनाइजेशन इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मतलब ये तो नाम के लिए होता है, लेकिन ये अपने फेवर वाले रिजिम्स वहाँ पे चाहते हैं। अभी वेनेजुएला में क्या क्यों कर रही है सब, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सबसे ज्यादा ऑयल, मतलब ऑयल के रिजर्व्स पूरे वर्ल्ड में वेनेजुएला के पास है। तो यूएसए चाहेगा कि अपनी फेवर वाली कोई रिजिम वहाँ पे आए, ठीक है। तो उसके बाद डिटेन का पीरियड, डिटेन मतलब एक
टेंशन का रिलैक्स हो जाना, एक रिलैक्सेशन का ये पीरियड था बिटवीन 1969 से 1979 में, मतलब जब यूएसएसआर ने फिर से मतलब अफगानिस्तान को इन्वेड किया तब तक ये खत्म हो गया, ठीक है। तो ये पूरा पीरियड है। फिर म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब क्या है कि एक डॉक्ट्रिन होती है न्यूक्लियर वेपन्स में कि दोनों के पास भी भाई इतने वेपन्स है कि म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर पूरा वो मतलब खत्म कर सकते हैं, तो भाई कोई भी एक दूसरे के ऊपर तब अटैक नहीं करेगा। तो टू अपोजिंग साइड्स वुड रिजल्ट्स इनटू कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ बोथ द अटैकर एंड डिफेंडर, इस तरीके का इतना मतलब ज्यादा पावरफुल होता है। देन लॉन्ग पीस, मतलब ये टर्म जॉन लेविस गैडिंस ने कॉइन किया कि पूरा कोल्ड वॉर का जो पीरियड है लॉन्ग पीस वाला पीरियड है, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा कुछ इश्यू हुआ नहीं है इस तरीके से। इसीलिए ये यही से अगर आप कनेक्ट करो पूरा जो केनेट वर्ल्ड और जो बाइपोलर वर्ल्ड मोर स्टेबल वर्ल्ड होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। देन बिजोनाइन इशू, मर्जर ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश ऑक्यूपेशन जोन्स इन जर्मनी टू फॉर्म अ बिजोनिया, अ प्रिकर्सर टू अ वेस्ट जर्मनी, इतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा, ठीक है। सो सो लेट्स नाउ सी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस में ये भी पूछते हैं, इनके ईयर्स पूछते हैं। सो 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी हुई, प्रोहिबिट्स वेपन टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका आपको पता है कहाँ पे है, साउथ पोल हमारा, वहाँ पे कोई भी वेपन टेस्टिंग नहीं होगा, कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं होगा वेपन्स का। 1959 1963 को लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी हुई, बैन्स एटमॉस्फेरिक, अंडर वाटर एंड आउटर स्पेस न्यूक्लियर टेस्ट, एक मल्टीलैटरल ट्रीटी थी, ठीक है। 1967 को आउटर स्पेस ट्रीटी हुई, उसमें बैन्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन स्पेस, तो कोई भी स्पेस में डिप्लॉय नहीं करेगा वेपन्स। उसके बाद 1968 को एनपीटी साइन हुई, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इंडिया ने ये साइन नहीं की है, ठीक है। आपका होमवर्क है एनपीटी कौन से कंट्रीज ने साइन नहीं की है, ठीक है। 4 से 5 कंट्रीज है, कौन से आप बता देना। नॉर्थ कोरिया, सूडान, पता नहीं, आप ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, बाकी का आप सर्च कर लो। और सीटीबीटी भी कौन से कंट्रीज ने साइन नहीं की है, जो 1996-97 के अराउंड जो साइन हुई थी, ठीक है, कंप्लीट टेस्ट बैन ट्रीटी, तो वो भी आपका होमवर्क है। उसके बाद ये प्रोहिबिट्स द एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय नॉन न्यूक्लियर स्टेट, यार ये न्यूक्लियर एफाइटर, मतलब जिनके पास न्यूक्लियर है वो तो रखेंगे, लेकिन अब दूसरा कोई नहीं खरीदेगा, दूसरा कोई तैयार नहीं करेगा, ये तो मतलब हिपोक्रेसी है, ठीक है। सो इट कमिट्स द 5 रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर्स टू द रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ देयर वेपन्स ओवर टाइम, लेकिन ये तो मतलब बस हवा हवा है, ना किसी ने रिड्यूस किया है, ना किसी ने कुछ किया है। देन स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी सॉल्ट 1, ठीक है, इट लिमिट्स स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स एंड फ्रीजेस आईसीबीएम्स एट द 1972 लेवल, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह, ठीक है। ये यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में भी ये अलग अलग टाइम सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 इस तरीके से ट्रीटी हुई है। अभी रिसेंटली आई थिंक 3-4 दिन पहले ही वो खत्म हुई है और नई ट्रीटी साइन नहीं की है, तो ठीक है, फिर से पूरा न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करना वगैरह अब चालू हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है ट्रम्प वगैरह इस मूड में है कि फिर से ट्रीटीज वगैरह करे। देन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एबीएम ट्रीटी हुई है 1972 को बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर टू लिमिट द नंबर ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है। 1987 में इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी हुई, आईएनएम ट्रीटी, टू एलिमिनेट ऑल इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर वेपन्स इन यूरोप, सो यूरोप से सब ये वेपन्स को कम करना, एलिमिनेट करना यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में। देन 1991 में स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट 1 हुई है, ठीक है, limits the number of nuclear warheads and delivery systems etc. between US and USSR. Then Strategic Arms Reduction Treaty Start 2 further limits the number of nuclear warheads and eliminates certain categories of warheads etc. Then CTBT 1996 bans the testing of weapons but not ratified. किसने किसने, यूएस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड शायद अभी साउथ सुदान या सुदान, थोड़ा ये कंफर्म कर लो आप लास्ट कंट्री, लेकिन इन सब कंट्रीज ने इसको साइन नहीं किया है सीटीबीटी। Then 2002 Strategic Offensive Reduction Treaty SALT or a Moscow Treaty limits the number of deployed nuclear warheads between US and Russia. The New START Treaty, Prague Treaty भी जिसको बोला जाता है, limits both side nuclear warheads to, एक से ये नंबर्स वगैरह नहीं जरूरत है, लेकिन न्यू स्टार्ट ट्रीटी बस दिक्कत 2010, ठीक है। एंड 2017 ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर बैन ट्रीटी negotiated and signed entering into force on 22 जनवरी 2021 को फोर्स में आई है, ठीक है। तो ये सब आता है आपके एग्जाम में, 2025 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सो अलग अलग फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स कब किसने मतलब सबसे पहले 1945 यूनाइटेड स्टेट, हिरोशिमा नागासाकी वगैरह सब। 1949 में सोवियत यूनियन ने टेस्ट किया, 1952 में ग्रेट ब्रिटेन ने टेस्ट किया, 1960 में फ्रांस और 1964 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब इन्हीं 5 में
पास कोई अधिकार है, बाकी किसी को नहीं, तो ये एनपीटी लेके आए, ठीक है। लेकिन बाद में इसराइल ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन सबको बताया कि इनके पास है, ठीक है। 1974 में इंडिया ने एक पीसफुली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, स्माइलिंग बुद्धा शायद उसका नाम था, ठीक है। लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था हमारा ये टेस्ट पहला। देन 1979 में वेला इंसिडेंट, पोटेंशियल टेस्ट बाय इजराइल एंड साउथ अफ्रीका, लेकिन इसका भी अभी कुछ इतना कंफर्मेशन नहीं है। 1998 में इंडिया ने फिर से टेस्ट किया और सक्सेसफुल रहा, उसका ऑपरेशन शक्ति नाम था, ठीक है। उसी तुरंत पाकिस्तान ने भी किया, ठीक है। और 2006 में नॉर्थ कोरिया। तो इन सब कंट्रीज के पास सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अभी है। तो हमारे जो फर्स्ट न्यूक्लियर जो हुआ था वो, मतलब अब इतने डेप पे नहीं जाते, पोखरण में हुआ था, ठीक है। तो ये जो सेकंड भी पोखरण में हुआ है, ये अटल बिहारी वाजपेयी वाजपेयी जी और एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ पे आप देख सकते हो उनको। और तब पीके अयंगार या इंदिरा गांधी वगैरह फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पे। सो की इवेंट्स, ये बार बार मैं इसलिए डाल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन की इवेंट्स पे होते तो कुछ छूटे ना, ठीक है। सो 1945 याल्टा कॉन्फ्रेंस, ठीक है। देन उसके बाद पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस हुई है, फिर यूएसए टेस्ट फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स एक्सेट्रा। देन 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन हमने अच्छे से पूरा देखा है। देन यूएसएसआर सेटअप अ कॉमिनतम। उसके बाद 1948 में मार्शल प्लान हमने देखा, बर्लिन ब्लॉकेड हमने देखा। 1949 में यूएसएसआर डिनोट्स इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, ये भी हमने देखा। नाटो भी देखा हमने। और यूएसएसआर सेटअप कमेंटम ऑन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद 1949 देखा। 1950 में हुआ है कोरियन वॉर, ये भी देखा हमने। 1950 से 53 के बीच में चला है वो। 1952 में यूएसएस डिनोट्स इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब, ये रह गया था, ठीक है, 1952। उसके बाद 1953 में यूएसएसआर डिनोट्स इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब, उसने भी कर दिया, ठीक है। फिर आते हैं 1955, यूएसएसआर फॉर्म्ड वार्सो पैक्ट, ये भी हमने डिस्कस किया है। देन 1956 में हंगेरियन रिवोल्यूशन, ये भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद आते हैं 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद 1965 में यूएसए सेंड्स ट्रूप्स टू साउथ वियतनाम, ये भी हमने पूरा साउथ वियतनाम का वॉर वगैरह ये भी सब देखा है। उसके बाद 1968 में नॉर्थ कोरिया लॉन्च्ड एंड इट फेल्ड टेस्ट ऑफेंसिव एक्सेट्रा, ये पूरा नॉर्थ कोरिया क्राइसिस हमने देखा। ब्रिजनो डॉक्ट्रिन रह गई थी। ब्रिजनो डॉक्ट्रिन इज नेम्ड आफ्टर ब्रिजनो द सोवियत लीडर, was used to justify actions to prevent communism from being weakened in Eastern Europe एक्सेट्रा। तो ये ब्रिजनो डॉक्ट्रिन यूएसएसआर से रिलेटेड है, ये एक रह गई थी, ठीक है, इसको याद दिमाग में रखो। 1960 में सॉल्ट वन देखा है हमने। 75 में हेल्सिंकी अकॉर्ड रह गया था, ठीक है। तो हेल्सिंकी अकॉर्ड इज इन अगस्त 1975 35 कंट्रीज साइंड द हेल्सिंकी एग्रीमेंट, द बॉर्डर ऑफ यूरोप वर agreed, human rights were established and a commitment was made to improve the international relations, तो हेल्सिंकी अकॉर्ड 1975, ठीक है। 79 में सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान देखा, सॉल्ट 2 देखा हमने। 1983 में स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव वगैरह एक्सेट्रा, ये इतना जरूरी नहीं है, रेगन प्रेसिडेंट रेगन थे तब यूएसए के। देन 1989 बर्लिन वॉल डिमोलिश्ड। तो लगभग देखो ये सब था। सो और कुछ रह गया क्या? इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, अब मैंने शेयर भी किए है टेलीग्राम ग्रुप पे बीइंग पॉलिटिकल के, ठीक है। सॉल्ट वन हेल्सिंकी देखा, सॉल्ट टू देखा, यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान देखा, ओलंपिक को बाइकआउट किया वगैरह, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेगन डॉक्ट्रिन देखते हैं 1983, सपोर्टेड एंटी कम्युनिस्ट ग्रुप्स, जो भी बाहर जो जो एंटी कम्युनिस्ट ग्रुप थे सबको सपोर्ट किया था रेगन ने, ठीक है। तो रेगन डॉक्ट्रिन रह गई थी हमारी 1983 वाली, ठीक है। सो रेगन्स इविल एम्पायर स्पीच डिस्क्राइब यूएसएसआर एज एन इविल एम्पायर, ठीक है। उसके बाद जिनेवा समिट, गोरबाचो एंड रेगन मीट, ठीक है। इसके बाद वाशिंगटन समिट आइडेंटिटी देखा, मॉस्को समिट, माल्टा समिट, गोरबाचो मेट विद प्रेसिडेंट बुश एक्सेट्रा टू एंड द कोल्ड वॉर एक्सेट्रा। इसके बाद पोलैंड सॉलिडारिटी लीगलाइज्ड एंड वन विक्ट्री एक्सेट्रा। वेलवेट रिवोल्यूशन इलेक्टेड हेवेल एज प्रेसिडेंट इन सेजोस्लोवाकिया, ठीक है, ये नहीं किया था हमने। उसके बाद रोमानिया, बल्गेरिया, यूगोस्लाविया बिकम इंडिपेंडेंट, तो ये सब यूएसएसआर के पार्ट थी, ठीक है, ये सब कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हो रही है। गोरबाचो रिजाइंड एज अ सोवियत लीडर। रिफ्यूजी क्राइसिस, क्रुश्चेव डॉक्ट्रिन, जिनेवा समिट, कैंप डेविड अकॉर्ड देखते हैं बिटवीन प्रेसिडेंट आइसेनहोवर एंड क्रुश्चेव, ठीक है, ये हुआ है 1959 में कैंप डेविड अकॉर्ड। वियना समिट 1971 में हुई थी। क्रुश्चेव गिव 6 मिलियन अल्टीमेट टू जॉन एफ कैनेडी हु रिफ्यूज्ड टू बैक डाउन, स्पेंडिंग 2 बिलियन ऑन आर्म्ड फोर्सेस एक्सट्रैक्शन, इतना जरूरी नहीं, लेकिन बस वियना समिट देखो।
क्यूबन रिवोल्यूशन हुआ है 1959 में, ये रह गया था। कॉस्ट्रो बिकम्स द न्यू क्यूबन लीडर, टूक ओवर यूएस लैंड इन क्यूबा एक्सेट्रा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। क्यूबन रिवोल्यूशन 1959। उसके बाद 1963 में हॉटलाइन सेटअप हुई बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। आउटर स्पेस ट्रीटी वगैरह हमने देखा है। ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन में हमने देखा है। ठीक है, ऑल कम्युनिस्ट कंट्रीज वुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग द लिबरल रिफॉर्म्स एक्सेट्रा, इसके लिए। तो ये सब हमने देखा है। ये भी मैंने शेयर किया, अब इतना डेप में नहीं जाते, बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने टेलीग्राम पे बीइंग पॉलिटिकल के शेयर किया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो। क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो कोल्ड वॉर लेड टू अलायंस सिस्टम, आर्म्स रेस, बैलेंस ऑफ पावर, प्रोपेगेंडा। ठीक है, द टर्म डिटेंट इन रिलेटेड टू कोल्ड वॉर के रिलेटेड है ये। डिटेंट मतलब रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। टर्म कोल्ड वॉर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय बर्नार्ड बरूच। ठीक है, द पर्पस ऑफ ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वाज टू कंटेन सोवियत इन्फ्लुएंस मेनली इन ग्रीस एंड टर्की आल्सो। द वार्सो पैक्ट वाज कंक्लूडेड इन द ईयर 1955, नाटो 1949। ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस टुक प्लेस इन द ईयर 1962। Then declaration of the end of Cold War made the leaders USA and Soviet Union at Malta summit। ठीक है, तो माल्टा समिट कब हुई थी? 1989। Detain means relaxation of tension between East and West। The US approach to Cold War was originally set out in Truman Doctrine। NATO was formed in ये कब फॉर्म हुआ है? 1949 को। ठीक है, अभी लेटेस्ट कंट्री कौन सी ज्वाइन की, कितने मेंबर्स है, आपका होमवर्क है। Between which countries the intermediate range nuclear force INF signed, USA and USSR। Cold War began immediately after World War II। The policy of containment formulated by the US aimed at checking globally the influence of Soviet Union, उनको कंट्रोल में रखना है। Detain was as an important concept, ये कोल्ड वॉर फिर से आता है अलग अलग एग्जाम में। Two super powers during Cold War, US and USSR। Which event was not associated with the Cold War? तो नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज क्राइसिस, मतलब इसका डायरेक्टली ऐसा संबंध नहीं है। ठीक है, कोल्ड वॉर से हुआ है कोल्ड वॉर में, लेकिन डायरेक्टली संबंध नहीं है। ठीक है, तो 2025 में क्या क्या आया था देखो, लास्ट ईयर क्रोनोलॉजी लगाने के लिए बोला था। बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्ट कब हुआ? कम्युनिस्ट चाइना ज्वाइंस यूएन, कब ज्वाइन किया कम्युनिस्ट चाइना ने यूएन को? बता दीजिए। 1971। ठीक है, थोड़ा कंफर्म कर लेना। 1971 मुझे जितना याद आ रहा है 71 या 73 है। ठीक है, देन सोवियत इन्वेजन ऑफ चेकोस्लोवाकिया कब हुआ है? आप खुद देखना है। बर्लिन ब्लॉकेड, ये भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो इनको अरेंज करना है। फिर कोरियन वॉर 1950 से 53। वियतनाम वॉर उसके बाद ही हुआ है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी कब साइन हुई? 1967 के अराउंड। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन सॉल्ट ट्रीटी कब साइन हुई? तो मतलब यही पूछते हैं। ठीक है, फिर से देखो इसी साल क्या क्या आया है। हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब, इनको क्रोनोलॉजी लगाना है। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ, सोवियत यूनियन ऑफ हंगरी, ये आपने अभी देखा, सो पूरा 1956 के अराउंड। कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। तो यही बार बार इवेंट्स को क्रोनोलॉजी पूछते हैं। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। ठीक है, ये ईयर्स दिए थे, इनको मैच द पेयर्स लगाना है। देन फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ये पूछा था। ठीक है, तो बोरिस येल्टिन, ये पूरा जब यूएसएसआर एज अ खत्म हुआ, ये रशिया जब एज ए इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड ओपन डोर पॉलिसी, ये भी आया था, ये भी हमने देखा अच्छे से। चाइना। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो क्रोनोलॉजी पे ध्यान देना है, इवेंट्स पे, पर्सनैलिटीज पे ध्यान देना है। सो हमने कोल्ड वॉर कंप्लीट किया। सो लेट्स नाउ सी लिटिल बिट पोस्ट कोल्ड वॉर इवेंट्स। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट की इवेंट्स है, गलती से अगर मैच द फॉलोइंग वगैरह क्रोनोलॉजी में पूछ लिया। ठीक है, सो एक तो गल्फ वॉर हुआ था 1991 में। ठीक है, यूएस ने जो कुवैत इराक इन दोनों के बीच में ये जो वॉर हुआ था, सॉर्ट ऑफ, आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, तो उसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके बाद यूगोस्लाविया वार्स हुआ, सिविल वॉर्स हुए थे यूगोस्लाविया में। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, क्योंकि ये सब यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो अलग अलग नेशन सेपरेट हो रहे हैं, तो ये सब कॉन्टेक्स्ट है इसके पीछे। सो फॉर्मली ईयू जो क्रिएट हुआ था वो 1993 में हुआ था। इसकी हिस्ट्री 1952 से स्टार्ट होती है, लेकिन जो फॉर्मली जो क्रिएशन हुआ है 1993 में हुआ है, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद रवांडा का जीनोसाइड 1994 में हुआ। अपार्थाइड रिजिम जो साउथ अफ्रीका में थी, वो 1994 को इसका एंड हुआ है, कोलैप्स हुआ है। नेल्सन मंडेला बने प्रेसिडेंट उसके बाद। ठीक है, उनको इसी के अराउंड इसी 1992 में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, सो ये थोड़ा बहुत कंफर्म कर लेना, इस जरूर नहीं है आपके एग्जाम के लिए। देन तालिबान रूल था यहाँ पे, कंदाहार, ये हाईजैक वगैरह हुआ था हमारा एरोप्लेन, तो ये 1996 में तालिबान सीजेस पावर इन अफगानिस्तान। ठीक है,
1997-98 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, जो टाइगर इकोनॉमीज बोला जाता था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, तो वो पूरा क्राइसिस हुआ। इसके कॉन्टेक्स्ट में पूरा अलग अलग इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म्स बने। ठीक है, हमें ओईसीडी का राइज वगैरह सब यहाँ से आगे देखने को मिलता है, G7 वगैरह जो भी प्लेटफॉर्म्स बने हैं। ठीक है, देन कोसोवो वॉर 1999, नाटो ने इंटरवेंशन किया। ठीक है, तो ये जो अगेंस्ट सर्बिया था, सर्बिया कोसोवो, ये जो वॉर हुआ है। 2001 में 9/11 अटैक्स। ठीक है, देन 2001 में अफगान वॉर्स हुए। ठीक है, सो यूएस लेड इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान टू डिसमेंटल अल कायदा, जो तालिबान की रिजिम थी वो कोलैप्स हो गई। उसके बाद नई गवर्नमेंट आई अफगानिस्तान में। तो उसके बाद इराक वॉर हुआ है 2003 में, ये भी यूएस लेड था। सद्दाम हुसैन को एक सॉर्ट ऑफ उसने टॉपल कर दिया। उसके बाद रशियन जॉर्जियन वॉर हुआ है, रशिया ने इन्वेड कर दिया था जॉर्जिया को। उसके बाद यहीं पे अगर आप हमें देखने को मिलता है कि उसको शायद पहले G8 था तो उसको हटा दिया रशिया को वगैरह, शायद इस टाइम पे हुआ है, या 2013-14 के अराउंड में उसने फिर से इन्वेजन किया था, उस टाइम हुआ है, थोड़ा बहुत ये कंफर्म कर लो। उसके बाद 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस, सब प्राइम क्राइसिस। ठीक है, सो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी ही सॉर्ट ऑफ कोलैप्स हो गई। सो 2011 में अरब स्प्रिंग, सीरियन सिविल वॉर एक्सेट्रा, ये सब यहाँ पे मिलता है। ट्यूनिशिया, इजिप्ट, लीबिया, इन सब कंट्रीज में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए, वहाँ के डिक्टेटर्स को जाना पड़ा। ठीक है, देन सीरिया में ब्रूटल सिविल वॉर हुआ, प्रॉक्सी वॉर हुआ। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लीबियन सिविल वॉर 2011 में, आईसिस का राइज हुआ है 2014 में, अगेन इस्लामिक स्टेट वगैरह। तो ये सब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, हाँ ये रशिया ने किया था। ठीक है, सो उसके बाद येमेन सिविल वॉर वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, देन ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। यूएस विथड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान 2021, ये एक इंपॉर्टेंट की इवेंट है। उसके बाद म्यांमार सिविल वॉर 2021, अभी एक प्रॉक्सी इलेक्शंस हुए वहाँ पे बिना मतलब के। ठीक है, उसके बाद रशिया यूक्रेन वन 2022 से स्टार्ट हुआ है, अभी भी ऑन गोइंग है। देन सुदान सिविल वॉर चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ठीक है, दिन इसराइल हमास वॉर ये लगभग एंड हो गया है, पीस ट्रीटी वगैरह चल रही है, पीस बोर्ड स्टेब्लिश हो गया है ट्रम्प के अंडर। अजरबैजान ऑफेंसिव एक्सेट्रा इतना जरूरी नहीं है, रेड क्रॉस क्राइसिस वगैरह भी जरूरी नहीं है, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट भी अभी इतना जरूरी नहीं है। तो ये सब की इवेंट्स हैं। तो अगर इन ब्रेव देखें तो गल्फ वॉर 1991 का हमने देखा, दिन यूरोपियन यूनियन क्रिएटेड 1993, एफआर रेजिमेंट होगी साउथ अफ्रीका में, ये भी हमने देखा। कोसोवो वॉर 1999। सो ये चार्ट का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, यही सब हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था। ठीक है, सो अभी लेट्स वी विल नाउ सी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, one of most important topic into your examination in CUT PG also, in UGC NET also. ठीक है, so UGC NET also there are many questions, chronological questions of various key events, environmental treaties regarding UN, या उसके उसके जो भी जनरल सेक्रेटरीज रहे हैं, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, कौन से कंट्री से कौन था, उसकी क्रोनोलॉजी पूछते हैं। यूएन के अंडर में जो जो ट्रीटीज हुई है, जो जो कन्वेंशन हुए हैं, उनकी क्रोनोलॉजी पूछते हैं। और CUT PG में तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4-5 क्वेश्चन भी यूएन से आते रहते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। 24 अक्टूबर 1945 को एक्चुअली इसका फाउंडेशन हुआ है, तो इस डे को यूएन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। रिसेंटली 80 ईयर्स कंप्लीट किए लास्ट ईयर यूएन ने। ठीक है, सो एक सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्टेब्लिश करना है, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। अब वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, अब फ्यूचर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये सबसे मेजर इसका रीजन था। इसके रूट्स अगर हमें देखने हैं तो वो आईआर की जो लिबरल थ्योरी है या आइडियलिज्म है, उसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, आइडियलिज्म ये हमने अच्छे से डिस्कस किया इस चैनल पे, मैंने आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, रियलिज्म, ये सारी थ्योरीज डिस्कस किए हुए, उसके सेपरेटली वीडियोस भी डाले हुए हैं। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट में भी हमने ये डिस्कस किया था। तो इसके रूट्स जो है वो आइडियलिज्म या लिबरलिज्म, लिबरल इंटरनेशनलिज्म, इन थियरीज में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं, हमारे इंटरेस्ट सबके प्रॉस्पेरिटी में ही, सब मतलब सबका अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से सो कलेक्टिव सिक्योरिटी की यहाँ पे बात करते हैं, ऐसे अलायंस फॉर्मेशन नहीं है, बैलेंस ऑफ पावर नहीं, कलेक्टिव सिक्योरिटी। ठीक है, सो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्वेश्चन एक फालतू क्वेश्चन पूछा था 2022 में कि यूएन क्या है भाई। ठीक है, तो इसके बाद इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। जो यूनाइटेड नेशन ये वर्ड जो कॉइन किया था उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, इन्होंने कॉइन किया था। ठीक है, सो उसकी जो ट्रीटी हुई थी वो 26 जून 1945 को हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। लगभग 50 कंट्रीज इसमें थी। पोलैंड ने बाद में साइन किया, तो लगभग 51 इसके फाउंडिंग कंट्रीज है। ठीक है, सो 19 चैप्टर से 111 आर्टिकल्स है इसमें। ठीक है, 111। सो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश एक्सेट्रा। सो करंट जो स्ट्रेंथ है 193 है। ठीक है, जो लास्ट लेटेस्ट मेंबर है वो साउथ सूडान है, 193rd मेंबर, 2011 में इसने ज्वाइन किया, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है,
सो न्यू मेंबर को अगर भी ज्वाइन करना है तो जनरल असेंबली की इसको परमिशन चाहिए, और उसमें उसको सिक्योरिटी काउंसिल ने पहले रिकमेंड करना चाहिए, फिर जनरल काउंसिल इसको परमिशन देगी। तो सिक्योरिटी काउंसिल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए अभी भी पैलेस्टीन का रिकॉग्निशन यहीं पे अटका पड़ा है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में वेटो एक्सरसाइज होता है। ठीक है। सो यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए बना है। 193 मेंबर्स है, 1945 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। सो वर्ल्ड वॉर वन के बाद लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें यूएस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। यूएस ने दो ये प्रीच किया था वुड्रो विल्सन जी ने, लेकिन उसमें यूएस पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये सब फेलियर हो गया। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का वगैरह का जो कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है, उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हुआ है। सो वर्ल्ड वॉर टू का कॉन्टेक्स्ट है इसमें, ये हमने देखा ही। तो मेंटेनिंग ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड बीइंग सेंट्रल टू द यूनाइटेड नेशंस इन अचीविंग शेयर्ड गोल्स। तो अगर आप देखोगे एसडीजीज, एमडीजीज, पेरिस क्लाइमेट डील एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शेयर्ड गोल्स, क्योंकि ये जो इश्यूज है ना, क्लाइमेट चेंज वाला इशू है, पॉवर्टी वाला इशू है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वाला इशू है, ये सब लोग शेयर करते हैं ना, ये सब कॉमन है। कोई एक नेशन इसको सॉल्व नहीं कर सकता है, या कोई 4-5 नेशन मिलकर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सबको एक साथ आना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब होता है। इसके मेन ऑर्गन्स में जनरल असेंबली सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल है, 5 परमानेंट मेंबर्स है। कौन से आप कमेंट में बता दीजिए। और लगभग इसके 10 जो मेंबर्स होते हैं वो टाइम बिंग, ठीक है, नॉन परमानेंट जिनको हम बोलेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन सेक्रेटरीट होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये 6 उसके मेन ऑर्गन्स है। 6 आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन। देन कुछ देयर आर सम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, ठीक है, जैसे कि यूनेस्को है, एफएओ है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, देन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूएचओ है, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को हम बाद में भी देखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ये कब फाउंडेशन कब हुआ इनका क्रोनोलॉजी में आ सकता है, इनके हेडक्वार्टर्स अभी कहाँ पे है ये पूछ सकते हैं। ठीक है। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, देन इंटरनेशनल फंड, डब्ल्यूटीओ शायद इसमें नहीं आता है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ नहीं है, सॉरी। ये जो इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या पोस्टल यूनियन है। शायद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन सबसे पुराना इंटरनेशनल यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसको एक बार चेक कर लेना। देन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये दोनों भी बहुत पुराने हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत देख लेना आप कौन सा सबसे पुराना है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारे कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है इसकी। कुछ फंड्स प्रोग्राम भी स्टेब्लिश हुए हैं, जैसे इनकी क्रोनोलॉजी पूछते रहते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, जिसको हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको भी नोबेल मिला हुआ है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये सब कुछ कुछ फंड्स इसके अंडर आते हैं। ठीक है। सो यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ, सो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये कभी 1948 में, ठीक है। देन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स, यूएन चार्टर, इसकी भी क्रोनोलॉजी पूछते रहते हैं। सो प्रिंसिपल ऑर्गन्स अब एक एक देखते हैं अच्छे से। तो पहले तो यूएनजीए एक मतलब मेन डिलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन बोला जाता है इसको। 193 मेंबर सारे यहाँ पे, हर एक के पास 1 वोट है। ठीक है। सो की फंक्शन इसका है कि अलग अलग इश्यूज को डिस्कस करना, पीस सिक्योरिटी कैसे रहे, बजट को पूरा डिस्कस करना, उसको वोट करना। देन यूएनएससी सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज लाइज विद द यूएनएससी। ठीक है। सो ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, इस तरीके का इसका मेन प्रिंसिपल है। कलेक्टिव सिक्योरिटी बना हुआ है, कलेक्टिव सिक्योरिटी यहाँ पे। ठीक है। सो 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, जिनके पास वेटो पावर होता है। और नॉन परमानेंट मेंबर्स लगभग 10 होते हैं। ठीक है। सो ओरिजिनल बेसिस पे ये इलेक्ट होते हैं, 2 इयर्स इनका टर्म होता है। ठीक है। सो प्रेसिडेंसी जो होती है वो इन सारे 15 मेंबर्स में सर्कुलेट होती रहती है। ठीक है। सो इंडिया ने लगभग 2021 में रिसेंटली इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया था अलग। ठीक है। उसके बाद इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये। ठीक है। इसके लगभग 54 मेंबर्स होते हैं। 3 इयर्स के टर्म के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है। इसका मिशन ये था कि मतलब जो कुछ कुछ बहुत सारी मतलब कॉलोनीज वगैरह ये थी, तो उनको नया नया फ्रीडम मिला है, तो उस टाइम पे जो सब उसका देखभाल है, उस टाइम की जो कुछ कुछ इश्यूज थे वहाँ पे। सो एक सॉर्ट ऑफ ट्रस्टीशिप मतलब, ठीक है। सो लास्ट पलाऊ थी लास्ट इसके अंडर, लेकिन अभी ये सॉर्ट ऑफ डिफंक्ट है, इसका ज़्यादा कुछ यूज रहा नहीं है। ठीक है। सो उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, प्रिंसिपल ऑर्गन है एक। ठीक है। पीस वगैरह ये सब, इस द हेग इसका हेडक्वार्टर पूछते हैं बार बार। ठीक है। तो आपको एक डिफरेंस करना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है। इसमें 15 जजेस होते हैं, 9 इयर्स का इसका टर्म होता है। ठीक है। यूएनजीसी और यूएनएससी दोनों मिलकर मतलब सॉर्ट ऑफ इसको इलेक्ट करते हैं। देन यूएन सेक्रेटेरिएट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ये इसका सेक्रेटरी जनरल होता है। 5 इयर्स की टर्म होती है, रिन्यूएबल होती है कभी कभी 2 बार। अभी जैसे कि अभी के जो
यूएन सेक्रेटरी जनरल है वो सेकंड शिफ्ट अपनी कंप्लीट करेंगे 2026 के दिसंबर में। उसके बाद अभी प्रोसेस स्टार्ट हुई है नया सेक्रेटरी जनरल चूज करने की। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें अभी नहीं जाते हम। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन अलग अलग स्पेशलाइजेशन हमने देखा। आईएलओ 1919 में इस्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, उसके बाद एफएओ है 1945 में, हेडक्वार्टर रोम में है। यूनेस्को 1946 में, हेडक्वार्टर पेरिस में है। डब्ल्यूएचओ 1948 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। आईएमएफ 1945 हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक जो है वो 1944 वाशिंगटन डीसी में ही है। यूनिसेफ जो है वो 1946 न्यूयॉर्क में है। देन यूएनडीपी 1965 न्यूयॉर्क में है। देन यूएनईपी 1972 नैरोबी केन्या। ठीक है, देन यूएन हैबिटेट जो है ये नैरोबी में ही है 1978। तो इसकी क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं, हेडक्वार्टर्स पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरी जनरल्स देखते हैं। सबसे पहले जो है वो ट्रिगवे ली बने थे, जो कि नॉर्वे के थे, बहुत बार यही पूछा जाता है। उसके बाद डैग हैमरस्कोल्ड, इसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेंगे, डिफिकल्ट भी है, जस्ट डैग याद रखो। ठीक है, सो 1953 से 61 के बीच में थे ये। उसके बाद यू थांट बर्मा से थे ये, 61 से 71, लगभग 2 टर्म्स, फर्स्ट नॉन यूरोपियन। ठीक है, देन कूट वेल्डियम ऑस्ट्रिया से थे। देन जेवियर परेज डी क्यूलर, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये पेरू से थे। बाउट्रोस घाली जो इजिप्ट से थे। देन कोफी अन्नान, ये फेमस थे काफ़ी, घाना से थे, 1997 से 2006 के बीच में, जिनको ये नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। देन बान की मून एंड एंटोनियो गुटर्स। इसकी कुछ ऐसे इसके कुछ इनिशियल याद रख सकते हो, टी डी ऐसे कुछ कर सकते हो। ठीक है, सो पहला तो याद रहता है ट्रिग्विडी, और अभी के भी याद रहते हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटर्स, तो इन बीच को बस याद रखना है। ठीक है, सो डी यू के जी बी कुछ ऐसे कुछ करके आपको ये करना पड़ेगा। कोबा ऐसे कुछ कुछ इनिशियल्स बना के इसको ये पूछते रहते हैं एग्जाम में। यूजीसी नेट में तो हर साल एक क्वेश्चन इसके ऊपर है ही है। ठीक है, उसके बाद पीस कीपिंग मिशंस अलग अलग लगभग हमने किए। जो पीस कीपर्स है उनको ब्ली हेलमेट्स बोला जाता है। 29 मई को इंटरनेशनल पीस डे, सॉरी इंटरनेशनल डे फॉर इनके लिए जो सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया ने लगभग 49 मिशंस में कंट्रीब्यूट किया है। हमारे एक ऑल वुमेन यूनिट भी है जो कि लाइबेरिया में भी थी। ठीक है, सो कोरिया, कॉन्गो, साइप्रस, सूडान, गाजा, लेबनान, यहाँ पे हमने इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। तो ये जो है ये यूएन से रिलेटेड है, इसका कुछ यूएन से लेना देना है नहीं। एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, यूरोपियन कंट्रीज ने कुछ एक साथ आके एस्टेब्लिश किया था। दोनों भी द हेग में है, दोनों के भी हेडक्वार्टर्स। सो यहाँ पे बिटवीन स्टेट्स सिविल डिस्प्यूट्स मोस्टली यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्रिमिनल डिस्प्यूट्स आते हैं। और जनरली यहाँ पे इंडिविजुअल्स को भी लेके जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ने, जो अभी म्यांमार की जो इसके पहले की जो वहाँ की जो पीएम थी, या उनको सॉर्ट ऑफ उन्होंने लेके गए थे, या अभी नेतन्याहू के अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं। तो इस तरीके से इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी, पुतिन के अगेंस्ट भी केसेस थे। तो यहाँ पे मोस्टली इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट यहाँ पे लेके जाते हैं ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स में। सॉवर्निटी, बॉर्डर डिस्प्यूट ट्रीटीज एक्सेट्रा आईसीजे में रहता है। और यहाँ पे आईसीसी में जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये रोम स्टैट्यूट से बना है, ये यूएन चार्टर से बना है। तो ये लीगल डिस्प्यूट होता है यहाँ पे, एज ए लास्ट रिसोर्ट ये यूज होता है इसका। लेकिन मतलब एट द एंड नेशनल कोर्ट्स को ही एक्ट करना है। तो इसमें ज़्यादा इतना मतलब एक सिंबॉलिक है, ये ऐसे ही बोलूँगा मैं। कुछ ज़्यादा इसका मतलब एक मोरल सिंबॉलिक फोर्स जैसा ही काम करता है, ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं है। ठीक है, सो हिस्टोरिकल टाइपलाइन अगर देखें तो एक 1944 में एक डमार्टन ओक कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे डिसाइड हुआ। 1945 में एक सॉर्ट फाउंड हुआ है। यूडीएचआर 1948, फर्स्ट पीस कीपिंग फोर्सेस यूएस क्राइसिस के दौरान 1956 में। 68 में एनपीटी साइन हुई है। 71 में जो चाइना ने रिप्लेस कर दिया, ताइवान पहले था। 92 में अर्थ समिट है। एमडीजीज 2000 में, एसडीजीज 2015 में, 2025 में 18th सेशन हुआ है। ठीक है, सो 42 में एक यूनाइटेड नेशन एक सॉर्ट ऑफ कुछ कंट्रीज ने जो साथ आके कुछ डिक्लेरेशन दिया था। ये 44 में ये कॉन्फ्रेंस हमने अभी देखी। ठीक है, देन 45 में इसका पूरा फाउंडेशन 50 स्टेट्स थे, पोलैंड बाद में ज्वाइन किया है, जो ये लगभग 51 हो जाते हैं। ट्रिगवेली यहाँ पे बने। सो यहाँ पे यूएनडीआर हुआ है। यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी यहाँ पे मैं क्या पढ़ाऊंगा, यहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करने का कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। और जो आईआर की मैंने नोट शेयर किए हैं टेलीग्राम चैनल पे, इसमें भी ये इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स, हमने अभी सारे ऑर्गन्स को डिस्कस किया अच्छे से।
यहाँ पे भी ये सारे लगभग ऑर्गन्स हमने डिस्कस किया, थोड़ा बहुत बस देख लो कि बाकी के भी कुछ कुछ ऑर्गन्स है अभी भी। ठीक है, सो ये भी चार्ट उसमें है। वहां से ये देख लेना। ये दोनों चार्ट्स उस नोट में, आयर की जो नोट शेयर की है टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, एमडीजीज कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये 8 एमडीजीज थे। ठीक है, तो ये पूछना नहीं चाहिए, अभी ये पुराना हो गया, अभी एसडीजी आ गए, लेकिन तो भी एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, सो ये कुछ 8 एमडीजीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा कि क्या एमडीजीज है कौन से नहीं है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना। हाँ, ये एसडीजीज है, यहाँ पे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, clean water and sanitation, seventh affordable and clean energy, eight decent work and economic growth, nine industry innovation and infrastructure, reduced inequalities, 10th 11 sustainable and cities and communities, 12th responsible consumption and production, 13 climate change, 14 life below water, 15 life on land, 16 peace justice and strong institutions, 17 partnership for goals। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसडीजीज है, पूछा जा सकता है। 2015 में हमने इसको अडॉप्ट किया था, 2030 तक हमें ये फुलफिल करने थे, हम अभी बहुत पीछे है। ठीक है, नॉट ऑन द ट्रैक। सो नाम के ऊपर भी अलग अलग क्वेश्चन आते रहते हैं आपसे आपके एग्जाम में, जैसे ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो नाम रिप्रेजेंटेड द कंसर्न्स इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, इट इमर्ज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेव ऑफ डीकोलोनाइजेशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडिया वाज द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नाम, द रिलेवेंस ऑफ नाम आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर इज बीइंग डिबेटेड। ठीक है, और नाम सपोर्टेड द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। भाई तो यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन है, यहाँ पे इंपेरियलिज्म, तो ये दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते, जिसको कुछ भी नहीं पता होगा तो बी ई दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो ये भी गया, ये भी गया। ठीक है, अब बचा क्या, आप देखो। अब भाई नाम इंडिया फाउंडर है, तो इंपेरियलिज्म तो होगा ही नहीं, तो ई तो हटाएगा वो, तो एक ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सो सो इसको देखते हैं बच्चे से। सो जो नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो किसी भी ब्लॉक को अलाइन नहीं करना है। कौन से दो ब्लॉक इमर्ज हुए थे? ठीक है, एक यूएसए ने के लीड किया हुआ एक ब्लॉक जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज का लिबरल डेमोक्रेसी वगैरह प्रमोट करने वाला ब्लॉक था। एक ईस्टर्न ब्लॉक जो यूएसएसआर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमी प्रमोट करने वाला एक ब्लॉक था, जो यूएसएसआर लीड कर रहा था उसको। ठीक है, उस टाइम पे तो स्टैलिन वगैरह तब यूएसएसआर को लीड कर रहे थे। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये सब ब्लॉक्स इमर्ज हुए, तो किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि ब्लॉक को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, इस ब्लॉक की पॉलिसीज यूएसए डिक्टेट करेगा, वैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, वैसी फॉरेन पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे यूएसएसआर जैसे डिक्टेट करेगा, वैसी पॉलिसीज वैसा सब अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो भाई इतना हार्ड एंड फ्रीडम मिला है लगभग 150-200 साल की लड़ाई के बाद, तो हम क्यों कोई ब्लॉक ज्वाइन करें? ठीक है, तो हम न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल रहेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई स्टैंड नहीं होगा, हमारे कुछ वैल्यूज प्रिंसिपल्स नहीं होगा, नहीं, हमारा होगा। हमने सुएज क्राइसिस में स्टैंड लिया, हमने इजिप्ट को सपोर्ट किया, उसके बाद हमने कोरियन वॉर में स्टैंड लिया, हमने वियतनाम वॉर में हमारा जो भी योगदान रहा, तो हमने जो भी जब भी जो भी इश्यूज आए हैं हमने स्टैंड लिया है। लेकिन हम ऐसे भाई नहीं कि कोई ब्लॉक एक ब्लाइंडली फॉलो करेंगे किसी ब्लॉक को, तो ये पूरा पॉलिसी था। सो नॉन न्यूट्रलिटी, लेकिन एक्टिव रोल था। ठीक है, सो उसके बाद इंडिपेंडेंस, नेशनल इंडिपेंडेंस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वगैरह ये सब आता है। ठीक है, सो अर्ली ओरिजिन्स देखे तो 1814-15 में इसका एक, ये नहीं पूछ जाएंगे आपके एग्जाम में। 1953 में एक सॉर्ट ऑफ ए टर्म कॉइन किया था वीके कृष्णा मेनन, ये तब नेहरू जी के बहुत क्लोज थे। ठीक है, उसके बाद 1955 में एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस हुई थी, बांडुंग कॉन्फ्रेंस इसको बोला जाता है, एशिया अफ्रीका बांडुंग कॉन्फ्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो इसके इंडिया नेहरू थे, या नासिर इजिप्ट के थे, क्वामे नक्रुमा घाना के थे, टीटो युगोस्लाविया के थे, सुकार्नो इंडोनेशिया के थे, इन सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिग फाइव बोला जाता है। ठीक है, सो उसके बाद फर्स्ट इसकी समिट हुई है बेलग्रेड में 1961 में, युगोस्लाविया में। ठीक है, उसके बाद एक ऑफिशियली इस्टेब्लिशमेंट में यहाँ पे हुआ है, लगभग 29 अफ्रो एशियन कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, सो उसके बाद हवाना डिक्लेरेशन हुआ। तो इसका पर्पज ये था कि एक नेशनल इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करके रखना है, हमारी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इन सबको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट लड़ना है, कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट लड़ना है, न्यू कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट लड़ना है, रेसिज्म, ऑल फॉर्म्स ऑफ फॉरेन सब्जुगेशन के अगेंस्ट लड़ना है। ठीक है, तो इसके रिसेंटली अभी देखोगे तो बाकू अजरबैजान में 2009 की 19 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब अजरबैजान चेयर कर रहा था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ठीक है, अभी रिसेंटली अभी करंटली इसका उगांडा चेयर कर रहा है नाम को। ठीक है, सो इसकी कंपाला में 2024 में 19 समिट हुई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी की थीम लाइन है डिपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, सो युगांडा इज करंटली चेयरिंग द नाउ। सो करंट स्टेटस अगर देखें तो 121 मेंबर्स है इसके, 27 ऑब्जर्वर में स्टेट्स है। ठीक है, सो
कोल्ड वॉर के एंड के बाद भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब ग्लोबल साउथ या जो भी एफ्रोएशियन कंट्रीज है, जो डेवलपिंग इंग्लिश डेवलप्ड कंट्रीज है, हमारे जो कोर इश्यूज है सब लोग शेयर करते हैं ना, क्लाइमेट चेंज हो या जो जो इश्यूज है, तो यहाँ पे सब लोग एक साथ आ सकते हैं, जो अभी रिफॉर्म्स लेके आने हैं, यूएन में हो, यूएनएससी में हो, डब्ल्यूटीओ में हो। सो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म्स चाहिए, मल्टीलेटरल बनाना इन इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि अभी भी ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज इसको डोमिनेट करती है। तो यहाँ पे ये सब डेवलपमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट जस्टिस, यूएन के रिफॉर्म्स, ये सब इश्यूज को रेज करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म रहे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस पे क्वेश्चन आ चुका है। 29 कंट्रीज ने ये था। मेंबरशिप का क्राइटेरिया क्या है, इसके ऊपर पूछा जा चुका है। फर्स्ट एप्लीकेशन कॉन्फ्रेंस 1950 में बाडूंग में होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सो नाम का चेयर कब होता है, 21 में अजरबैजान। ठीक है, सो अभी रिसेंटली युगांडा है, तो ये सब भी पूछा जा चुका है। ठीक है, सो ये शॉर्ट ऑफ एक समरी शीट दी है आपके एग्जाम के लिए, ज़्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि हमने ये सब लगभग डिस्कस किया है। 1961, 1955, कौन से 5 फाउंडिंग मेंबर्स इंपॉर्टेंट, अभी 121 मेंबर्स है, ये सब हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सो लेट्स नाउ सी द सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एवरी ईयर सार्क से आ रहे हैं आपके सीयूटी पीजी में। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आते हैं। सो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, लगभग तीन तीन बार यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है यार, मतलब देखो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सो 8 दिसंबर 1985 ढाका में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, बांग्लादेश। ठीक है, सो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट जो ढाका चार्टर बोला जाता है 1985 में। ठीक है, ये हुआ था। इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट है वो काठमांडू नेपाल में है। 17 जनवरी 1987 में इसको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो इसको तब किंग बीरेंद्र बीर विक्रम ये जो थे शाह ऑफ नेपाल, इन्होंने सॉर्ट ऑफ इसको इनॉग्रेट किया था। सो मेंबरशिप अगर देखें तो 8 कंट्रीज है। ये जो लगभग 7 है ये फाउंडिंग है, अफगानिस्तान बाद में ज्वाइन हुआ है। ठीक है, सो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एक्सेट्रा इतना मुश्किल है नहीं, बस म्यांमार नहीं है जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है, ऐसी एक ही कंट्रीज के पार्ट नहीं है। अदरवाइज ये सारी कंट्रीज, मतलब म्यांमार एंड चाइना, ये 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है लेकिन सार्क का हिस्सा नहीं है। बाकी सारी कंट्रीज जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, चाहे वो ओसेनिक बॉर्डर हो या लैंड बॉर्डर हो, सारी कंट्रीज फिर सार्क का पार्टनर्स है। ठीक है, सो अफगानिस्तान ने 8 मेंबर बना इसका 2007 में। ठीक है, 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी है इसके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखें तो समिट जो होता है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इसमें आते हैं। ये लगभग नहीं हुआ है, बहुत लगभग 2014-16 के बाद नहीं हुआ है। ठीक है, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं यहाँ पे। देन स्टैंडिंग कमेटी होती है फॉरेन सेक्रेटरीज की। सेक्रेटरी जनरल होता है जो हेड ऑफ मतलब सेक्रेटरीट होता है। जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे वो अबू अशान, जो बांग्लादेश के थे, और अभी रिसेंटली जो है वो गोलम सरवर, जो बांग्लादेश के है एज ऑफ नाउ। ठीक है, ये एज ऑफ नाउ इसके सेक्रेटरी जनरल है। सो स्पेशलाइज्ड बॉडीज है 4। एक है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो न्यू दिल्ली में है, 2008 में इस्टेब्लिश हुई थी। 2010 में ये मनमोहन सिंह इनका ये इनिशिएटिव था कि एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में सारे कंट्रीज के बच्चे अगर यहाँ पे पढ़ने आएंगे तो एक यहाँ इंडिया का गुडविल लेके जाएंगे। ठीक है, हमारा सॉफ्ट पावर जाएगा, यहाँ पे आएंगे, इंडिया को देखेंगे, यहाँ के कल्चर को देखेंगे, यहाँ पे एक्सेट्रा। यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी का एजुकेशन होता है तो सॉर्ट ऑफ एक हमेशा एक इंडिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, एक इंडिया का एक उनके लाइफ में एक स्थान रहेगा। ठीक है, उसके बाद सार्क रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ढाका बांग्लादेश में है। उसके बाद डेवलपमेंट फंड जो है वो थिम्पू भूटान में है, और जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता रहता है, कौन सा कंट्री में क्या क्या है, कौन से हेडक्वार्टर है वगैरह। सो अलग अलग समिट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं यूजीसी नेट में। सो फर्स्ट 1985 ढाका में हुई थी, सेकेंड बैंगलोर में हुई थी, थर्ड जो थी, सॉरी एट्थ जो थी वो न्यू दिल्ली में कौन सी हुई है, देखो एट्थ, 14th। ठीक है, 2014 में जो ये हुई लास्ट हुई है। ठीक है, काठमांडू नेपाल में। 16 वाली कैंसिल हो गई क्योंकि इसके जो उरी वगैरह अटैक्स ये सब इसके कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, सो मेजर इनिशिएटिव साप्ता 1993, एक सॉर्ट ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ये सब था कि ट्रेड लिबरलाइजेशन हो वगैरह। उसके बाद साप्ता है 2004 में, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, इसने साप्ता को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद सार्क सैटेलाइट वाला इनिशिएटिव आया मई 2017 में, GSAT 9 इस हमने ये कर दिया श्रीहरिकोटा से। उसके बाद नेशनल नॉलेज नेटवर्क, एक हाई स्पीड डिजिटल नेटवर्क इस्टेब्लिश करने का श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान के बीच में, क्योंकि बाकी कंट्री चाहे आए ना आए, तो इंडिया के साथ इन तीनों ने मिलकर ये सब किया। कोविड के टाइम पे भी हमने सॉर्ट ऑफ एक दूसरे के साथ शेयरिंग की थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है। सो PYQ यही कि फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, सेक्रेटरीट कहाँ पे है, फाउंडेशन कब हुआ, कौन सा चार्टर है, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, फंक्शंस क्या क्या है, अभी जो कौन सी समिट कब हुई है, ये भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। कितने मेंबर्स है, 7th है, 8th अफगानिस्तान वगैरह, ये भी आता रहता है। अभी टोटल 8 मेंबर्स। ठीक है,
सो ये पूरा यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, वेलफेयर एंड क्वालिटी, इकोनॉमिक सोशल प्रोग्रेस, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, म्यूचुअल ट्रस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अफगानिस्तान ज्वाइन किया 2007 में। ठीक है, टोटल 8 मेंबर्स है, फाउंडिंग 7 मेंबर्स। ठीक है, सो कहाँ पे क्या क्या है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैंने शेयर किया हुआ है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट शेयर की हुई है, वहां उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सो लेट्स नाउ सी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। ठीक है, थोड़ा क्रोनोलॉजिकल देखेंगे क्योंकि क्रोनोलॉजी आएगी आपके एग्जाम में, या तो अलग इवेंट्स, ट्रीटीज, वॉर्स, कितने वॉर्स हुए वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन से कब लीडर्स क्या, यही सब आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1947 इंडिपेंडेंस पार्टीशन, ये पूरा हिस्ट्री आपको पता ही है, इसके डेप में मैं नहीं जा रहा अभी। उसके बाद 1947 में जूनागढ़ एक्सेशन हुआ, इसके बाद ठीक है। सो जूनागढ़ का ये भी आप पढ़ते हो, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे इश्यूज थे, तो ये सब हम देखते हैं यहाँ पे। सो जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बना उसके बाद। ठीक है, सो इसके बाद फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ है 1947-48 में। ठीक है, सो एक ये एंड हुआ दिसंबर 1948 में। ठीक है, इसके बाद यूएन इशू गया 1948, 1949 में यूएन में गया ये इशू, ये सब ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेहरू लियाकत पैक्ट, जो रिफ्यूजीज थे उनके अगेंस्ट कुछ इश्यूज ना होते, ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी, ये सब हॉस्टिलिटी एंड करने के लिए ये हुआ था। पार्टीशन के बाद जो भी हॉरर्स हुए थे उसको रोकने के लिए। देन नेहरू नून नून पैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेरोबारी, आप सुनते हो बेरोबारी यूनियन केस वगैरह ये सब, तो इसके रिगार्डिंग जो तब का ईस्ट पाकिस्तान, मतलब अभी जो बांग्लादेश है, उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ इश्यूज थे वहाँ पे, तो वो सेटल कर दिए टेरिटरी को लेके। ठीक है, उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में इस्टेब्लिश हुई, ये भी अच्छे से हमने डिस्कस की हुई है, अभी भी करेंगे। ठीक है, सो अयूब खान तब थे और पीएम नेहरू हमारे, और वर्ल्ड बैंक ने इसको मेडिएट किया था। ठीक है, सो इंडिया के कंट्रोल में जो हमारे यहाँ की इस साइड की जो 3 रिवर्स है, रावी, बियास, सतलज, ये रहेंगे। पाकिस्तान के पास इंडस, झेलम, चिनाब, ये 3 रिवर्स का वाटर मेनली पाकिस्तान के पास रहेगा। तो इस तरीके से ये हुआ था, अभी इसको सस्पेंड किया जा चुका है। ठीक है, तो सेकेंड इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 में हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ठीक है, ये सब उसके बाद 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, सो सोवियत यूनियन ने इसको सॉर्ट ऑफ मीडिएट किया था। ताशकंद कहाँ पे है ये आपको बताना है। ठीक है, ताशकंद कौन से कंट्री का कैपिटल है, क्या है, ये आपको बताना है अभी। ठीक है, उसके बाद थर्ड वॉर, जो 1971 बांग्लादेश का जो भी वहाँ पे लिबरेशन हुआ, ये सब भी आपको पता है, वहाँ पे आवामी लीग वगैरह ये सब मुक्ति बाहिनी। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ है 1972 को, जहाँ पे भुट्टो जो थे वो पाकिस्तान के साइड से, हमारे साइड से इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद सीज फायर, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये सब फॉर्मेलिटीज यहाँ पे कंप्लीट हुई। उसके बाद ऑपरेशन ब्रेस्ट टैक्स 1986-87 में। उसके बाद न्यूक्लियर नॉन एग्रेशन पैक्ट हुआ है 1988 में। देन 1998 में पोखरण, हमारा जो न्यूक्लियर ट्रीटी वगैरह ये सब है। उसके बाद पाकिस्तान में भी न्यूक्लियर वगैरह ये हुआ। देन डायलॉग स्टार्ट हुए, कंपोजिट डायलॉग 1998, वाजपेयी वगैरह इनके टाइम पे। ठीक है, देन बस डिप्लोमेसी, लाहौर डिप्लोमेसी 1999, ये सब दिल्ली लाहौर बस एक्सेट्रा ये सब हुआ। उसके बाद फिर कारगिल वॉर हुआ है। ठीक है, सो कारगिल वॉर 1999 में, ऑपरेशन विजय, सफेद सागर, तलवार। ठीक है, सो 3 ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। 2001 में आगरा समिट हुई है, वहाँ पे मुशर्रफ जो थे उस टाइम पे पाकिस्तान के, हमारे यहाँ पे वाजपेयी जी। उसके बाद पार्लियामेंट अटैक 2001 में हुआ है। 2003 में इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो इसके बाद नो फर्स्ट यूज वगैरह ये सब। 2005 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस वगैरह ये सब फिर से ट्राई किया। उसके बाद फिर अगेन टेरर अटैक 2008 में, ये सब मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट 2006 में, एक्सेट्रा समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग 2007, ये सब फिर से हुआ है। तो जब जब भी रिलेशंस नॉर्मलाइज होने के लिए पॉलिटिकल रिलेशन, मतलब अगर आप देखोगे पाकिस्तान के साइड से, इंडिया के साइड से, जब पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ की होती है, वो जब एक साथ आके कुछ हार्मोनाइज करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हम नेवर चेंज नहीं कर सकते और हमेशा रिलेशन हॉस्टाइल भी नहीं रह सकते, क्योंकि रिलेशन हॉस्टाइल रहेंगे हमेशा तो फिर पीस के ऊपर कब ध्यान रहेगा, डेवलपमेंट कब होगी। तो जब भी पॉलिटिकल लीडरशिप एक साथ कुछ आके ट्राई करती है, तब वहाँ की मिलिट्री ना ये जानबूझ के ये सब करती है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री, क्योंकि पाकिस्तान पे कंट्रोल मिलिट्री का है। ठीक है, वो मिलिट्री स्टेट है, वो सारी इंडस्ट्रीज वगैरह मिलिट्री कंट्रोल करता है वहाँ पे। तो वास्ट लैंड भी मिलिट्री कंट्रोल करता है, तो हमेशा इंडिया का डर दिखा के मिलिट्री हमेशा ना पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके रखना चाहता है। तो जब भी कुछ हार्मोनाइज होता है, रिलेशन अच्छे होने लगते हैं, तो वहाँ पे जानबूझ के टेरर अटैक वगैरह ये सब किया जाता है, ताकि इंडिया का डर हमेशा रहे और फिर मिलिट्री वहाँ पे कंट्रोल करती रहे। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे इस तरीके से चलता है। तो उसके बाद मेनलैंड में टेरर अटैक्स होने लगे। ठीक है, गुरदासपुर, उधमपुर, पठानकोट एयरबेस वगैरह वगैरह। उसके बाद यूरिया अटैक हुआ है 2006 में, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ है हमारी तरफ से। उसके बाद 2017 में कुलभूषण जाधव केस हुआ है, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ है। ठीक है, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए। उसके बाद जो मोस्ट फेवर्ड नेशन, एक सॉर्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ में एक होता ही है, इसको विड्रॉ कर दिया पाकिस्तान ने। इंडिया ने सुधा नहीं इंडिया ने भी विड्रॉ कर लिया एक्सेट्रा। ठीक है,
सॉरी, पाकिस्तान ने तो बहुत पहले से ही विड्रॉ कर दिया था, इंडिया ने यहाँ पे 2019 में विड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 स्कीम में भी कुछ कुछ इश्यूज हुए पाकिस्तान की तरफ से। फिर करतारपुर कॉरिडोर 2019 में, एक सिख होली स्टेट है करतारपुर, ठीक है, गुरु नानक जी से रिलेटेड है। तो इसके बाद पहलगाम टेरर अटैक हुआ है 2005 में, अप्रैल 22 में। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। तो इसकी क्रोनोलॉजी पूछेंगे या तो किसी पर्टिकुलर इवेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, कितने वॉर्स हुए वगैरह वगैरह, किसी लीडर पे आ सकता है, किसी ट्रीटी पे आ सकता है। ठीक है। सो लेट्स नाउ सी इंडिया यूएस रिलेशंस की क्रोनोलॉजी देखते हैं अच्छे से। क्वेश्चंस आएंगे यूजीसी नेट में या सीयूटी पीजी में, तो इन इन इवेंट्स की क्रोनोलॉजी पे ही आएंगे। ठीक है, या पर्टिकुलर इवेंट्स के एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक दो स्टेटमेंट्स बना के पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले सीनो इंडिया, एक सॉर्ट ऑफ जो वॉर 1962 में जो हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ, वहां पे सॉर्ट ऑफ यूएस ने सपोर्ट किया था हमें। ठीक है। सो पहले तो पीएम नेहरू ने यूएसए की विजिट 1949 में, 62 का वॉर एक्सेट्रा, तो यूएस ने प्लेस किया था सपोर्ट पर लेकिन वॉर तुरंत खत्म हुआ, तो इसमें जरूरत तो नहीं पड़ी। उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन का कोलेब्रेशन रहा है, वहां से हमने नॉर्मन बोरलॉग है, मिस स्वामीनाथन, इन दोनों के बीच में भी कोऑपरेशन रहा। तो इंडिया ने जो फूड सेल्फ सफिशिएंसी वगैरह, यहाँ पे यूएस का रोल थोड़ा बहुत रहा है। ठीक है। उसके बाद यूएस का, लेकिन 1971 वॉर में यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान बहुत ज्यादा क्लोज हो गया था यूएस के। देन पोखरण वन न्यूक्लियर टेस्ट में भी यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस हमारे ऊपर डाल दिए। 78 में जिमी कार्टर ने विजिट किया था। ठीक है, तब पीएम देसाई, जो हमारे जो मोरारजी देसाई पीएम थे, उन्होंने भी यूएसए विजिट किया था। उसके बाद पीएम इंदिरा गांधी जी ने भी 1982 में यूएसए विजिट किया। लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, एक यूएस बेस्ड ई कंपनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत फिर से इश्यूज आ गए। उसके बाद 98 में पोखरण टू फिर से हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। उसके बाद क्लिंटन ने विजिट किया, फिर इसके बाद थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन होने लगा, रीअप्रोचमेंट यहाँ से बोलते हैं। ठीक है। सो उसके बाद सैंक्शंस को लिफ्ट किया गया 2001 में। देन 2005 से 8 तक सिविल न्यूक्लियर डील 1 to 3 एग्रीमेंट एक्सेट्रा हुआ है, 2008 में ऑफिशियली ये सब साइन हुआ। तो उसके बाद 2017-18 में लिमोआ कॉमकासा, ये सब लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन एग्रीमेंट्स है, 2+2 डायलॉग एक्सेट्रा, ये सब डील्स 4 फाउंडेशनल डील्स है, सारी साइन हो चुके हैं। लिमोआ कॉमकासा बाद में भी बचे हुए 2 भी साइन हुई। ठीक है। सो उसके बाद ये सब यहाँ पे आ जाता है, लिमोआ कॉमकासा 2018 में। उसके बाद हाउडी मोदी वगैरह इवेंट, उसके बाद बेकास साइन हुई है 2020 में। ठीक है। सो ये जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस शेयरिंग, प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी एनहांसमेंट वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप 2021 में। देन आईसीटी जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बीच में कोऑपरेशन वगैरह, ये सब मई 2022 में। देन पीएम मोदी जी ने विजिट किया था यूएस में 2023 में। ठीक है। उसके बाद इंडिया यूएस ट्रेड एंड क्लाइमेट डायलॉग स्टार्ट हुआ 2025 में। सो अभी बहुत सारे रिसेंट इवेंट भी हुए, इसके ऊपर मुझे लगता नहीं ज़्यादा क्वेश्चन अभी आएंगे, लेकिन यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इसका मैंने शेयर किए हुए नोट। ठीक है, आपके पास इंडिया फॉरेन पॉलिसी की कंप्लीट पीडीएफ शेयर की हुई है आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे। सो लेट्स नाउ सी इंडिया चाइना रिलेशंस। ठीक है। सो हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है 1949 में ही हमने इस्टेब्लिश कर देते। वी आर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज चाइना। ठीक है। सो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो भी वहाँ पे कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हुआ माओ की लीडरशिप में। ठीक है। सो उसके बाद तिब्बत क्राइसिस हुआ है 1950 में, चाइना ने इन्वेड कर दिया तिब्बत को, इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया चाइनीज सुजर्निटी ओवर तिब्बत। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे हुआ है। उसके बाद 1954 में पंचशील एग्रीमेंट्स, हमारी तरफ से नेहरू और उनकी तरफ से जॉ इनलाई, जो चाइनीज प्रीमियर थे तब। सो 5 प्रिंसिपल्स थे, ये आते रहते आपके एग्जाम में। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड फाउंडेशन, मतलब ये सब फाउंडेशन कर दिया जो रिलेशंस आगे रहेंगे। इसको लेकिन चाइना ने फॉलो नहीं किया है। ठीक है। सो बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई 1955 में, एक मेजर अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे सॉर्ट ऑफ इंडिया ने ट्राई किया है चाइना को इंट्रोड्यूस करे बाकी नेशंस के साथ वगैरह वगैरह। सो उसके बाद 1959 में दलाई लामा का असाइलम, हमने जो दलाई लामा को असाइलम ऑफर कर दिया, इसके बाद से रिलेशन थोड़े खटास आ गए रिलेशंस में। ठीक है। उसके बाद चाइना ने रिफ्यूज कर दिया मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट करने से। उसके बाद 1961 में नेहरू जी की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी, ठीक है, उसको उसको चाइना ने काउंटर कर दिया, बॉर्डर टेंशन एस्केलेट हो गए। 1962 में सीनो इंडिया वॉर हुआ है। ठीक है, ये सब हमने अच्छे से, हमें पता ही है, मतलब ये तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी आ सकती है। उसके बाद चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया ना, चाइना एक न्यूक्लियर पावर बना 1964 में। 1976 में रिस्टोरेशन ऑफ रिलेशंस फिर से इंदिरा गांधी जी के टाइम पे थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, राजीव गांधी जी के टाइम पे इसको थोड़ा और ज़्यादा प्रोग्रेस मिला है। उसके बाद जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी तब वाजपेयी जी ने विजिट किया था चाइना में। ठीक है, 1979 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। उसके बाद पीएलए स्टैंड अप वगैरह ये तो ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी जी ने 1988 में विजिट किया। ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ ए फर्स्ट पीएम लेवल विजिट थी 34 इयर्स के बाद। ठीक है, एक बायोलैटरल रिलेशन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ।
उसके बाद 1998 में इंडिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह हमने किया, हम भी न्यूक्लियर कंट्री बने, न्यूक्लियर पावर कंट्री बने। 2002 में प्रीमियर जो चाइनीज प्रीमियर थे झू रोंजी, इन्होंने विजिट किया। उसके बाद पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है सॉरी। उसके बाद 2003 में पीएम वाजपेयी, इन्होंने विजिट किया सिक्किम के रिकग्निशन सॉर्ट ऑफ, चाइना ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि सिक्किम इंडिया का पार्ट है भाई, ठीक है। उसके बाद 2006 में नाथुला पास यहाँ पे रीओपन हुआ, वहाँ से थोड़ा बहुत और चीज़ें आसान हुई। उसके बाद इंडिया ने 2007 में क्वाड ज्वाइन किया, तो थोड़ा बहुत और ये क्वाड को देखा, चाइना हमेशा देखता है कि क्वाड हमारे अगेंस्ट है, चाइना के अगेंस्ट है, ठीक है। 2009 में इंडिया ने ब्रिक्स ज्वाइन किया, जहाँ पे चाइना रशिया ये सब कंट्रीज भी पार्ट है, तो थोड़ा और रिलेशन को फिर एससीओ वगैरह ये सब भी आगे आएगा, ठीक है। देन डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 में हुआ है, वहाँ पे इश्यूज हो गए सिलगुड़ी कॉरिडोर वगैरह ये सब वहाँ पे, ठीक है। तो ये भूटान और चाइना के बीच में सॉर्ट ऑफ था, तो इंडिया ने भूटान के सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी सॉर्ट ऑफ इंडिया के पास रहता है, ठीक है। तो ये भी इंडिया एक मेजर वहाँ पे फ्रेंड है भूटान का। सो ये रिजॉल्व हुआ। उसके बाद वुहान समिट हुई है, उसके बाद मलापुरम समिट, ये जो पूरा हुई थी, वहाँ पे चाइनीज शी जिनपिंग आए थे इंडिया, ठीक है। उसके बाद गालवान क्लैश हुआ है 2020 में, वहाँ से फिर से रिलेशन खराब होने लगे, तो डिसएंगेजमेंट वगैरह 2021 में हुआ है, पांगोंग सो वगैरह यहाँ पे। उसके बाद तवांग स्टैंड ऑफ हुआ 2022 में। उसके बाद बायलैटरल रिलेशन थोड़ा बहुत 2024 से फिर से थोड़ा नॉर्मलाइज होने लगा है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे एससीओ के समिट में 2000 एससीओ में रिसेंटली विजिट किया है, अभी इस साल की हमारे यहाँ पे होनी है समिट्स, ठीक है। तो ये वो भी यहाँ पे आएंगे, तो ये सब थोड़ा बहुत अब नॉर्मलाइजेशन होने लगा है। लेकिन अभी रिसेंटली भी एक हमारा जो इंडियन सिटीजन थे उसके अगेंस्ट जो चाइनीज एयरपोर्ट पे जो ट्रीटमेंट मिला, वो तो वो एक इशू बना हुआ है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से जो थी। सो ये सब चाइना के रिलेशंस में आ जाएगा। इसकी क्रोनोलॉजी पूछेंगे तो ये ब्रॉडली यहाँ पे दिया है कि हिस्टोरिकल टाइज कैसे रहे हैं, फिर सिग्निफिकेंस क्या है। ये आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट किसको ज़्यादा इंटरेस्ट हो वो पढ़ सकता है। सो नाउ लेट्स सी एसियान, ठीक है। सो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 1967 में ये स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। सो अगस्त 8 एशियन डे एज वो सेलिब्रेट करते हैं। सो इसका जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है वो है बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है, जो कि थाईलैंड में इसको साइन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। उसका जो सेक्रेटेरिएट है, सो इनका जो मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, और इंग्लिश एक वर्किंग लैंग्वेज है, एक एसएन वे इनका एक एंथम भी है, ठीक है। सो अगर इनका इनका जो ये यहाँ पे इनका ये दिया हुआ है, ठीक है, इनका जो लोगो है, इनका फ्लैग जो है, लोगो है। सो एक सॉर्ट ऑफ यूनिटी दिखाते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये 10 एशियन कंट्रीज, तो 10 सॉर्ट ऑफ ये है, अभी इस 11 शायद मेंबर इसका बना हुआ है। तो कलर्स इसके ब्लू रेड एक्सेट्रा आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। सो एक क्रोनोलॉजी देखते हैं। स्टार्टिंग में 5 मेंबर्स थे, अब 11 बन गए हैं, ठीक है। सो पापुआ न्यू गिनी जो है वो परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस इसके मिला हुआ है। सो 1961 में इस्टेब्लिश हुआ, 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह, ठीक है। फिर 1984 में ब्रुनेई ज्वाइन करता है। उसके बाद 95 में वियतनाम ज्वाइन करता है। उसके बाद 97 में लाओस, म्यांमार, ये दोनों ज्वाइन करते हैं। फिर 99 में कंबोडिया ज्वाइन करता है। उसके बाद 2022 में टिमोर लेस्ते जो था उसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था। 2025 में ये टिमोर लेस्ते जो है फॉर्मली इसको एडमिट कर दिया है एज ए 11th मेंबर, ठीक है। तो ये पूरा इसका हिस्ट्री रहा है। इसको बस आप एक बार खुद से भी थोड़ा कंफर्म कर लेना। अ, एक इंस्टीट्यूशनल वे है एशियन का, जो भी आपके इश्यूज को रिजॉल्व करने का तरीका है उसको बोला जाता है एशियन वे, एक सॉर्ट ऑफ कंसेंसस बेस्ड इसका एक तरीका होता है। तो एशियन समिट जो होती है वो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है इनकी, ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार ये लोग मिलते हैं, ठीक है। सो डिसीजन मेकिंग का जो इनका प्रोसेस होता है वहाँ पे एक नॉन इंटरफेरेंस, इंटरनल अफेयर्स में कोई भी डोमेस्टिक अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस, और जो जो बाकी के डिसीजन लेने वो यूनानिमस कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, तो इसको बोला जाता है एशियन वे। 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है इसके, एक है एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी। तो ये कैसे स्टेब्लिश हुई इसका थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजी आप खुद को सर्च करना है, थोड़ा ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। जो लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 2015 में स्टेब्लिश वगैरह हुई, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत आप थोड़ा और भी इसके रिगार्डिंग पढ़िए। तो उसके बाद इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जो 1971 में जो फंड डिक्लेरेशन जो हुआ, जोन ऑफ पीस, फ्रीडम, न्यूट्रलिटी, कोई भी न्यूक्लियर वगैरह वेपन्स नहीं रखेगा वगैरह ये सब। देन 1976 में ट्रीटी ऑफ अमिटी कोऑपरेशन वगैरह स्टेब्लिश हुई है, यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, रीजनल पीस कैसे रहेगा वगैरह। देन उसके बाद सियानवप ट्रीटी, बैंकॉक ट्रीटी जिसको बोला जाता है। उसके बाद एसएन चार्टर यहाँ पे साइन हुआ है 2007 में, और आरसीपी 2020 में साइन हुआ। इंडिया ने लास्ट मोमेंट पे इससे ऑप्टेड आउट किया था। तो बाकी के 5 कंट्रीज कौन सी है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो उसके बाद 2025 को चेयर कर रहे थे मलेशिया, अभी 2026 अभी रिसेंटली हम एंटर कर चुके हैं, तो फिलीपीन चेयर करने वाला है, ठीक है।
एशिया इंडिया रिलेशंस जो अभी 2026 को हमने डिक्लेयर कर दिया, एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक है। सो एशियन कम्युनिटी विजन भी 2045 डिक्लेयर हो चुका है। उसके बाद एशियन के अलग अलग पार्टनरशिप्स देखते हैं। एशियन+3, मतलब इसमें 3+3 में चाइना, जापान, साउथ कोरिया आता है, ठीक है। 1997 में स्टेब्लिश हुआ था। ईस्ट एशिया समिट 18 मेंबर्स है इसमें, एशियन प्लस इंडिया, चाइना, जापान एक्सेट्रा, ये सब ये यहाँ पे आता है इस ईस्ट एशिया समिट के अंदर। उसके बाद एशियन रीजनल फोरम भी है, जहाँ पे 27 मेंबर्स का एक सिक्योरिटी डायलॉग है, इसमें ईयू, नॉर्थ कोरिया, ये भी सब इसमें मेंबर्स है। उसके बाद क्विक इंडिया एशियन के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स देखते हैं, आपके एमसीक्यू के लिए जरूरी हो सकता है। हम जो सेक्टोरल पार्टनर बने 1992 में, फुल डेवलप पार्टनर बने 1995 में, समिट लेवल पार्टनर बने 2002 में, और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने हैं 2022 में। और अभी ईस्ट एशिया पॉलिसी हमारी 2014 में इसको हमने एक्ट एशिया बनाया, और 1992 के अराउंड में लुक ईस्ट वगैरह था। ठीक है, सो एक हम एक सेंट्रल एशियन एज ए सेंट्रल पिलर इसका हमने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स नाउ सी यूरोपियन यूनियन। सो इसके हमने फंक्शनलिज्म, न्यू फंक्शनलिज्म ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसके वीडियोस भी है। ठीक है, सो ये एक्सप्लेन करता है कि ईयू का राइज कैसे हुआ है। तो ईयू एक सुपरानेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सुपरानेशनल मतलब नेशनल आइडेंटिटीज को बियॉन्ड जाने वाला, उसको क्रॉस करने वाला। ठीक है, सो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक दोनों भी, क्योंकि पॉलिटिकल कि इनका जो एक ही वीजा लगेगा, मतलब कोई भी ऑर्डर कहीं पे भी आ सकता है वगैरह वगैरह सब, और मतलब इनके डिसीजंस भी एक साथ होते हैं और मिलके सब पॉलिसीज तय करते हैं। इकोनॉमिक मतलब इनकी करेंसी भी यूरो करेंसी लगभग सब लोग शेयर करते हैं। ठीक है, तो इनका जो वीजा फ्री जोन, शेंजन वीजा वगैरह आपको सुना ही होगा आपने। सो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अब सॉर्ट ऑफ एक क्लब हो गया है सारा। 27 कंट्रीज इसकी मेंबर है। यूके ने एग्जिट किया 2020 में ऑफिशियली। इनका 2016 से प्रोसेस चल रहा था, वोटिंग वगैरह हुआ था, 20 में ऑफिशियली वो एग्जिट कर दिया। ठीक है, सो इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम में है। इनकी पार्लियामेंट जो है स्ट्रासबर्ग जो फ्रांस में है, और इनका जो जुडिशियल जो हेड है वो है लग्जमबर्ग में। 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इनकी। ठीक है, सो इनको नोबेल पीस प्राइज भी ईयू एज ऑर्गेनाइजेशन 2012 में मिला हुआ है। सो उसके बाद एक कोरोलॉजिकल इवोल्यूशन इसका देखें तो अलग अलग ट्रीटीज से बना है। तो सबसे पहले 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस बनी थी, वहां से यूरोपियन कोल एंड स्टील। तो कोल एंड स्टील के लिए भाई कॉपरेट करना जरूरी है। अब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, सब कोलैप्स हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रीज को फिर से खड़ा करना है, तो कोल और स्टील दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कैसे कोऑपरेट करें अब, ठीक है। तो यहाँ से इनका स्टार्टिंग हुआ है। अगर आप देखोगे कि स्पिल ओवर इफेक्ट वगैरह ये सब अभी न्यू फंक्शनलिज्म में हम देखते हैं, डेविड मेट्रेने वगैरह, अर्न हैस्ट। ठीक है, तो इन सब यही बोलते हैं ना कि पहले इन सब चीजों में आप कोऑपरेट करो, फिर धीरे धीरे बाकी चीजें बढ़ती जाएंगी। तो उसके बाद ट्रीटीज ऑफ रोम से ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी स्टेब्लिश हुई है। उसके बाद मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से ईयू फॉर्मली स्टेब्लिश हुआ है 1992 में, 93 में। ठीक है, 92 93 इसके रिगार्डिंग आप एक बार थोड़ा बहुत ये कंफर्म करना है ना ईयर। ठीक है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम हुई, वहां से शेंजन एरिया, ये वीजा वगैरह ये सब यहाँ पे आया है। 2009 में ट्रीटी ऑफ नाइस स्टेब्लिश हुई, यहाँ पे और थोड़ा एक्सपांशन किया गया। और फिर लिस्बन ट्रीटी 2007 में फाइनली इंपॉर्टेंट ट्रीटी आई है। एक परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया यूरोपियन काउंसिल का, एक हाई रिप्रेजेंटेटिव बना दिए गए, मिल के सब फॉरेन पॉलिसीज वगैरह डिस्कस करना वगैरह ये सब यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एक मेंबरशिप का एनलार्जमेंट कैसे हुआ है, एक फाउंडिंग मेंबर्स 1957 में एक बेल्जियम, फ्रांस 6 थे। ठीक है, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, ये फाउंडिंग मेंबर्स है। उसके बाद ब्रेग्जिट ने अभी रिसेंटली मतलब यूके लेफ्ट किया जनवरी 31 2020 को। ठीक है, आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग। यूरोजोन में 20 कंट्रीज है। ये इतना डेप में शायद नहीं पूछेंगे अभी। क्रोएशिया इज लेटेस्ट टू जॉइन यूरोजोन वगैरह। ठीक है, उसके बाद ये सब अभी मुझे लगता नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अ, उसके बाद 7 की इंस्टीट्यूशंस इसकी आती है। एक तो यूरोपियन काउंसिल है। ठीक है, जो पॉलिटिकल चीजें देखती है। यूरोपियन कमीशन होता है जो एग्जीक्यूटिव आर्म है इसका, सब एग्जीक्यूट करना। यूरोपियन पार्लियामेंट होती है जो लेजिस्लेटिव आर्म है उसका। उसके बाद काउंसिल ऑफ ईयू होता है, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट सारे यहाँ पे आते हैं। देन कोर्ट ऑफ जस्टिस इनका है। देन यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो फाइनेंशियल फ्रैंकफर्ट में है। ठीक है, देन एक कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स भी है जो ऑडिट करते रहते हैं सब बजट वगैरह सब। ठीक है, देन अभी लेटेस्ट कुछ साइप्रस जो है वो काउंसिल प्रेसिडेंसी साइप्रस 2026 में जनवरी से जून 2000, उसके बाद आयरलैंड करने वाला है। सो की पॉलिसीज अपडेट, एआई एक्ट इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, देन ग्रीन क्लेम्स रिगार्डिंग कार्बन ट्रेड वगैरह ये सब भी रहता है। क्लीन इंडस्ट्रियल डील वगैरह ये सब, क्लीनलीनेस या क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग फाइट करना, या ये सब क्लीन एनर्जी, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इन सब इश्यूज पे। ठीक है,
इंडिया रिलेशन देखें तो हमने 2004 में हमने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की, देन एफटीए नेगोशिएशन स्टार्ट हुए जो कि अभी रिसेंटली लगभग फुलफिल कर लिया हमने, जो भी रिसेंटली ट्रेड डील वगैरह सब साइन कर दिया है, हो जाएगा आगे इस ईयर एंड में। ठीक है, देन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल हमने स्टेब्लिश कर दी, देन कनेक्टिविटी पार्टनरशिप 21 में किया है। ठीक है, इसके बाद अभी ये जो इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, अभी चल रहा है रिसेंटली, इसके नेगोशिएशन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब साइन हो जाएगा ओवर द ईयर, ये सब पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी रिसेंटली हमारा जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया हमने, तो इसमें ईयू के जो यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डियर लेयन, ये इनको बुलाया गया था, और एंटोनियो कोस्टा भी आए थे, इन दोनों ने को चेयर किया था, को गेस्ट थे ये दोनों। ठीक है, सो ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन है, तो इन दोनों को हमने सॉर्ट ऑफ अभी रिसेंटली इनवाइट किया था, हमारे जो चीफ गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे के। ठीक है, सो ये था ओवरऑल ईयू। सो अभी बस मुझे लगता है एक लेक्चर, अभी एक या दो लेक्चर और आएंगे, एक आएगा जो कंप्लीट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम कंप्लीट करेंगे एक ही लेक्चर में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, आईआर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट डाल चुका हूँ मैं, कंप्लीट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंप्लीट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट डाला गया है, आईआर के सॉरी पॉलिटिकल थ्योरीज भी सारी डाली हुई है, आइडियोलॉजीज भी डाली है, फैक्ट शीट्स भी सारी टेलीग्राम पे शेयर की हुई है। सो लगभग सारा सिलेबस आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, बस एक लेक्चर बचा है अभी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का, और हो सके तो मैं और एक लेक्चर लेके आऊंगा जहाँ पे हमने एक ही गो में सारे पीवाईक्यूज करेंगे, 2021 से लेके 25 तक के सारे पीवाईक्यूज वन गो में करेंगे। ठीक है, तो ये इसको देखते टाइम कैसे मिलता है। ठीक है, उसके बाद और एक थोड़े एक्टिव रिकॉलेशन की भी जरूरी है, तो देखता है कि उसके रिगार्डिंग कुछ कर सकते हैं क्या। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग टिल द एंड, प्लीज सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स में भी बताओ, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन के, तो रिवीजन के लिए आई होप सो ये सीरीज आपको जरूर काम में आएगी।